अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम सलाम। फेसबुक यूजर अपना नाम तो विजिबल करें मुझे जरा। streamyard.com/फेसबुक पे जाके। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि 9 to 5 फिलहाल छोड़नी भी नहीं है। इसके साथ साथ इसको बिल्ड करना है और उसके बाद आप उसको सी ऑफ कर सकते हैं अगर इसमें आप सही हो जाते हैं तो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, आपका नाम शो हो रहा है। जैसे आप लोग आते जा रहे हैं प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। और अटेंडेंस मार्क करने के साथ साथ ये बताएं कि कल तक जो हमने कर लिया, लास्ट 2 डेज में ऑन पेज की जो चीजें हमने की हैं वो सबको क्लियर है। उसमें किसी को किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। जी अली मुश्तबा, आपका नाम शो हो रहा है। मलिक रमजान, क्या लिखा हुआ आपने जी, नाम शो हो रहा है आपका। कि जिसी में नेम ना हो जी। अली अली नाम शो हो रहा है, अली मुश्तबा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, सब क्लियर है जी। निदा होम पेज की भी, हर पेज की, साइट के हर पेज की एसईओ होती है जिसको आप रैंक करना चाहते हैं। हर उस पेज की एसईओ होगी जिसको आप रैंक करना चाहते हो। उस पेज की नहीं होगी जिसको आप रैंक नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल विश लिस्ट का पेज है, अगर ई कॉम स्टोर है तो विश लिस्ट का पेज होता है। और इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ये वो पेजेस होते हैं जिसको रैंक करना कोई भी नहीं चाहता होता। ठीक है, तो उनकी एसईओ में, मेटाज में उनकी चीजें करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पेज को आप रैंक करना चाहते हैं ना किसी भी कीवर्ड के लिए, उसके आपको एसईओ करनी पड़ेगी। जो हमने आर्टिकल से बात पब्लिश की है वो अगर नॉर्मल साइट होती तो सब लोग अब देख सकते हैं। फिलहाल गूगल ने उसको फेच नहीं किया होगा, गूगल टाइम लेता है थोड़ा सा। हम लोग सबमिट कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये जो साइट हम बना रहे हैं ना, ये असल में लर्निंग के लिए, तो यहाँ पे फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक्ड है फॉर सर्च इंजन। मतलब लोग तो देख सकते हैं, आप लिंक उठाओ, ये लिंक किसी को भी दे दो, उसको चेक कर सकता है, लेकिन गूगल इसको नहीं देखेगा, याहू इसको नहीं देखेगा, बिंग इसको नहीं देखेगा, क्योंकि ब्लॉक की हुई है उन्होंने। ये हमें लर्निंग के लिए दी हुई है। उसामा ऑन पे एसईओ देखिए, जिस तरह हम जा रहे हैं आप देख लें, आपके सामने कल 4 चीजें की हैं, आज फिर मैं 3-4 चीजें करने की ट्राई करूंगा। तो इस पेज के साथ गए तो नेक्स्ट वीक में ये खत्म हो चुकी होगी।
नेक्स्ट वीक मतलब वीक खत्म होने से पहले इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और हो सकता है नेक्स्ट वीक में, किसी भी टाइम नेक्स्ट वीक के अंदर खत्म हो सकती है जिस पेस में अभी हम जा रहे हैं, अगर हम स्लो डाउन ना हुए तो। वालेकुम सलाम। अव्वर की वीडियो मैंने कल पूछा था महीन, किसी ने ज्यादा आंसर ही नहीं किया, तो पिछले भी अभी तक असाइनमेंट्स फंसी हुई थी, वो रुकी हुई थी, मैंने कहा चलो फिर वो कर लें आप, उसके बाद में कर दूंगा। तो इसलिए कि अव्वर मैं आज देख लेता हूँ वीडियो, आज मैं अपलोड कर देता हूँ अगर आप लोग कहते हैं तो, अगर पहले वाला सब कंप्लीट है। होम पेज पे ब्लॉग पेज हो मीन्स उस पे पोस्ट शो हो रही है जी, फिर भी करेंगे किसी जनरल कीवर्ड के लिए, मे बी रैंकिंग वाइज वो हमें ना उसमें भी इतना मिले स्कोप, क्योंकि इंडिविजुअल आर्टिकल ज्यादा हम उस पर फोकस कर रहे होंगे, बट स्टिल जो हमारे ब्लॉग का मेन थीम है उसके लिए हम होम पेज को ऑप्टिमाइज कर देंगे, जो कुछ हो सकता है उसमें जी। ई कॉमर्स का भी हम करेंगे। ये क्या, ये कब अनब्लॉक होगा? क्या अनब्लॉक होगा? अच्छा, हम लोग कर सकते हैं बट इसका फायदा ही नहीं है, ये तो साइट बहुत ही लिमिटेड है। नहीं तो आप देखना कि अक्सर वो डाउन हो जाया करेगी, अक्सर स्लो हो जाया करेगी। कोई अगर ऐसा प्लगइन भी आएगा जब वो इंस्टॉल करेंगे और साइट ही क्रैश कर जाएगी, तो इसमें लिमिटेशंस है, हम इसको प्रोफेशनली यूज नहीं करेंगे। मैं आज कर देता हूँ अब्रिक वाली, अगर आप सब लोग कह रहे हैं। आज वेडनेसडे हो गया, तो पिछला अभी तक कंप्लीट होने चाहिए, मैं बड़ा स्लो जा रहा हूँ, जो चीजें मैं करवा रहा हूँ कल करवाई है परसों करवाई है, मेरा नहीं ख्याल आपको 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगा होगा, जितना मर्जी स्लो की होंगी आपने दोनों को मिला के, 30 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगा होगा। मुझे बताते हुए समझाते हुए कॉन्सेप्ट देते हुए टाइम लगता है, करते हुए तो नहीं लगता। जी एड्स भी करेंगे हम लोग। वालेकुम सलाम। नहीं, ये भी अनब्लॉक हो सकती है बट इसका फायदा नहीं है, तो हमें अगर प्रॉपर प्रोफेशनल काम करना है तो फिर हम अपनी डोमेन और होस्टिंग अलग से बाय करेंगे। सादिया, जो मैं बता रहा हूं ये प्रोफेशनल वेबसाइट के सारे फीचर्स के अंदर हैं, तो हम लोग टेस्ट रन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक प्रोफेशनल साइट अपने पास जो मेरी है मैं ओपन करता, मैं उसमें आपको सारे काम करके दिखा देता। द थिंग इज कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते, आप लोगों को कैसे पता चलता कि आपने वो काम कैसे करना है, और मैं आप सबको एक डेडिकेटेड डोमेन एक होस्टिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, वो सब मैं आपको खुद से बना के नहीं दे सकता। तो फिर हमने सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम लोग एक ऐसी वेबसाइट ढूंढें जो हमें फ्री में होस्टिंग और डोमेन दे दे, जिसमें हम लोग सारे वही फीचर्स जो काम कर उन्हीं फीचर्स पे काम कर सकें, सारे वो फीचर्स देख सकें जो एक रियल साइट के अंदर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉगिन का यूआरएल चेंज होगा, यूजर नेम पासवर्ड चेंज होगा, जब अंदर एंटर होगी तो यही सारा डैशबोर्ड होगा, तो साइट डिफरेंट हो जाएगी, डैशबोर्ड यही रहेगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो ये रियल टाइम प्रैक्टिस ही है, इसमें सारे वो फीचर्स हैं, सब कुछ वही है जो एक प्रोफेशनल साइट के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये साइट्स बनवाई हैं। और अभी आगे फर्दर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो डोमेन और होस्टिंग लें और प्रॉपर उस पर काम स्टार्ट करें, साथ साथ आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। वेबसाइट में हमने ब्लॉगिंग का पार्ट करना है, उसमें बताऊंगा मैं आपको कैसे अर्निंग होती है, तो आप वेबसाइट अपनी प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस है कि एसईओ अगर करनी किसी साइट की, तो उस साइट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हमें कैसे पता चलेगा, और वो हम खुद कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो उसके लिए मैंने साइट्स बनवाई हैं आपसे। शाहनवाज, कौन से बाकी बैचेस करवा रहे होंगे यार? द थिंग इज कि मेरा ये है कि मैं कोशिश करता हूं कि भाई किसी के पैसे ना लगे। कीवर्ड रिसर्च के अंदर मैं आपको ये भी कह सकता था ऊपर से जस्ट का ग्रुप बाय करो या बाय करो, आप एचरफ्स बाय करो, आप सैमरश बाय करो, मोज बाय करो, मैं कह दूंगा आप कर लोगे, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, कोई ग्रुप बाय कर सकता है, ठीक है। तो हर एक जो है ना वो हर एक की अफोर्डेबिलिटी उस तरह नहीं है, क्योंकि सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मेजोरिटी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको पैसे ना लगवाऊं, तब तक न लगाऊं जब तक आप कुछ अर्निंग नहीं करना स्टार्ट करते, ठीक है। तो इस कोशिश की वजह से मैंने आपको ये फ्री साइट बनवाई है। अगर आप पेड अफोर्ड करते हैं तो आप उसकी तरफ भी जाएं, लेकिन मैं अपने कोर्स ट्रैक में कोशिश करता हूं कि पैसे ना लगें, ठीक है। तो बाकी सब काम इसके अंदर वही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसों से बचाने के लिए मैं आपको पेड वाली साइट पे नहीं लेके जा रहा। अगर कोई कस्टमर हमें वेबसाइट बनाने को कहे तो हमें पे करना पड़ेगा वेबसाइट बनाने के लिए, सारा हमें डोमेन जो नाम होता है और होस्टिंग वो प्रोवाइड करेगा, थीम वगैरह भी अगर उसके साथ बात हुई है तो वही प्रोवाइड करेगा अगर वर्डप्रेस है,
और हमने उसको यूज करके उसके एज पर रिक्वायरमेंट्स उसकी वेबसाइट को बना देना है। सेटअप होना है, उसके बाद थीम सेटअप होना है, फिर प्लगइन्स हैं, विजेट्स हैं, काफी कुछ अभी आपको और आने वाला है। वो सब करके आप उसको वेबसाइट बना के दे सकते हैं। सर बनेगी सेम ऐसी इसी तरह बननी है, यही तो बता रहा हूं मैं कि बैक वाले चीजें भी मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं ताकि कल को जब बनानी पड़े आपको आप खुद भी बना सको, उसमें कोई मसला ना आए आपको। कोई बात नहीं, जो उधर लिख दिया था नवीन चलने दें, ये तो टेस्ट रन है, कोई मसला नहीं है। रियल वेबसाइट कहां से ले सकते हैं? GoDaddy है, ये वेबसाइट भी ऑफर करती है, लेकिन GoDaddy से चीपेस्ट ऑप्शन मिलता है आपको, तकरीबन 2022 रुपए में एक साल की होस्टिंग और एक साल की डोमेन मिल जाएगी। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा जब वो टाइम आएगा। मैं फिलहाल वो चीज सिखा रहा हूं जो आप सेल करके पैसे कमा सको, और फिर आप अपनी स्पेंडिंग करो, फिर आप टूल्स भी बाय करोगे, फिर आप सब कुछ कर रहे होंगे, फिर कोई मसला नहीं है। कमा रहे हैं तो लगा रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग में मैं नहीं बर्डन डालना चाहता आपको कि आप पैसे लगाएं और चीजों पे और चीजों को बनाएं, इस वजह से मैं आपको बनवा नहीं रहा हूं। निदा मोज, जी मोज एक पेड टूल है, उसका ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। सैमरश पेड टूल है, एचरस का डाटा उससे भी ज्यादा फ्रेश है, तो उनको हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ गुजारा हो जाता है उसकी निस्बत इसमें। मतलब हमारे फ्री टूल्स यूज करने हैं तो उनमें ये बेस्ट है, आप इन्हीं को यूज करोगे। अगर आपने बना हो ब्लॉग, उस पे आर्टिकल्स लिखने हो तो वो बाय कर लें। जी अगर अपना बनाना है ब्लॉग, प्रॉपर आपने प्लान करना है, ब्लॉग बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो फिर डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। चलो जी लेट्स स्टार्ट करते हैं। 10-11 मिनट हो गए जी, 10 मिनट तक मैंने वेट किया करना था। नदीन लेक्चर 9 मिस हो गया जी, काइंडली प्लीज कोई हेल्प आउट कर दे। वैसे लेक्चर 9 का रुबाब कल मैंने इमेजेस का तो रिपीट कर दिया था, और मैंने हेडर का भी रिपीट कर दिया था कल लेक्चर के लास्ट पे। तो परसों वाला लेक्चर तो मैंने कल रिपीट कर दिया था ऑलमोस्ट, जो उसमें करने वाली चीज थी वो वाली। फिर भी जी प्लीज गाइड कर दें हेडर्स का, और दूसरा एक हेडर्स का था और दूसरा इमेजेस का जो था वो वाला। जो हमने कंटेंट राइटिंग में कुछ सीखा है वो नफ है। एसईओ के लिए आई मीन H1 H2 कीवर्ड, जो डाइवर्सिटी थी, जो LSE थे, जो जिस तरह मैंने आपको स्प्रेड करने का बताया, वो सारी चीजें करेंगे तो कंटेंट आपका बेहतरीन हो जाएगा। ऊपर से रैंक ब्रेन पाड़ लें तो और ज्यादा मजा आएगा आपको करने में वो चीज। और उसके बाद बाकी फैक्टर्स भी जो हम कर रहे हैं, तो कंटेंट इज वन थिंग लेकिन मेन थिंग, उसके बाद पब्लिश करते हुए जो चीजें कर रहे हैं ये भी साथ करनी है। इनके केस क्लाइंट कहता है कि हम सब कुछ हमने ही करना है, तो मतलब कि डोमेन और होस्टिंग भी फिर हम लेके दे सकते हैं। शहबाज हम लोग नहीं लेते, कोशिश करते हैं वही बाय करें, क्योंकि हमारे साथ वो कब तक चलेगा। जब वो हमारे साथ चला जाएगा, उसकी डोमेन और होस्टिंग की राइट्स हमारे पास होंगे, कल को उसकी साइट बंद हो जाएगी, फिर हमारे पास आगे बोलता रहेगा, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अकाउंट पे वो है, ये सारे मामला है। हाँ उसका अकाउंट, उसका कार्ड है, उससे उसको बाय करके दे सकते हैं। हेडर्स का मैंने बताया था कि हेडर्स को सिलेक्ट करके कैसे हेडर साइन करते हैं कोड। कल वाले लेक्चर के लास्ट पे मैंने, मुझे किसी ने बोला था तो मैंने दोबारा रिपीट किया था। आप किसी से हेल्प ले लें, ना समझ आया तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो बाकी क्वेश्चन है इंशाल्लाह लास्ट पे लेके जाते हैं उसको। 10 मिनट करते करते भी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन लेट्स स्टार्ट। तो अभी जो भी क्वेश्चन है प्लीज लास्ट तक होल्ड रखिएगा। 81 लोग आ चुके हैं, जो लोग आ चुके हैं प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दें। अटेंडेंस में लेजीनेस ना दिखाया करें आने के बाद भी, ठीक है। बोर्ड के ऊपर क्या चीज है? कौन से बोर्ड पे? ये बात कर रहे हैं? ये क्लॉक लगा हुआ है यार, क्लॉक है। चलें जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी। ये हमने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूं। अभी तक हमने कीवर्ड सर्च, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, हेडर्स ऑप्टिमाइजेशन, परमालिंक स्ट्रक्चर, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स लगाना सीखे, इमेजेस ऑल टैग्स और एट्रीब्यूट्स ऐड करना सीखा। अभी तक हमने ये सब काम कर लिया है। इसके अंदर सब चीजें जो है मोस्टली कीवर्ड सर्च के अलावा कंटेंट पेज लेवल थिंग थी। हर पोस्ट के साथ, हर पेज के साथ आपको ये देखना पड़ेगा। हेडर्स आपको हर पेज पोस्ट के साथ देखने पड़ेंगे। परमानेंट स्ट्रक्चर आपका साइट वाइड था, पूरी साइट के लिए हमने वो डेट वगैरह जो रिमूव की थी एक ही जगह पे से की थी। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन स्लग वाला पार्ट आपने देखा, वो हम पोस्ट लेवल पे कर सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक भी हमारा हर पेज पोस्ट लेवल पे होगा, कौन से लिंक लगाने नहीं लगाने। इमेजेस ऑल टैग भी आपके हर पेज पोस्ट लेवल पे होंगे। तो इनमें सिर्फ ये परमालिंक स्ट्रक्चर और कीवर्ड रिसर्च तो खैर दूसरी चीज है। परमालिंक स्ट्रक्चर छोड़ के
बाकी जो 5 चीजें हमने की हैं, ये 5 की 5 चीजें जो है आपकी हर पोस्ट या हर पेज के साथ परफॉर्म होनी है अपनी साइट के, जिसको आप रैंक करना चाह रहे होते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परमालिंक स्ट्रक्चर हमारा साइट वाइड था जो हमने परफॉर्म किया, जिसमें हमने डेट को रिमूव किया था और पोस्ट नेम जो है ना स्ट्रक्चर वो रखा था। तो मैं ई रोजगार बैच 11.post/wp-admin पे जा रहा हूं और यहाँ पे मुझे स्टेट अवे डैशबोर्ड में लेके जा रहा है क्योंकि मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है। आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर लेना। ठीक है, तो बार बार मैं लॉग आउट करके दोबारा क्या कहते हैं दिखा देता हूं, बट मैंने आपको कल भी शो करवाया कि आप लोग अपनी साइट के लास्ट पे wp-admin लिखेंगे तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड जहां मांगता है वो आपका इंटरफेस आ जाएगा, वहां पे यूजर नेम पासवर्ड लिखें और लॉग इन हो जाए। अब लॉग इन होने के बाद ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने, और हम लोग कल पोस्ट के साथ काम कर रहे थे। पोस्ट में ऑल पोस्ट में मैं जाता हूं जिसमें सारी पोस्ट पड़ी हुई है, मतलब जो हमने एक अभी पब्लिश की है वो पड़ी हुई है। ये पोस्ट है, इसको क्लिक करता हूं या नीचे एडिट पे क्लिक करता हूं तो ये एडिट हो जाएगी। ये पोस्ट है जिसके साथ हमने अभी सारा काम परफॉर्म किया है और परमालिंक वाला काम सर्विस से बाहर जाके किया था। तो ये पोस्ट आपके सामने पड़ी हुई है। ठीक है जी, अब इस पोस्ट में और चीज क्या है जी, ये साइड पे आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ लिखा हुआ है अनकैटेगराइज्ड। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना ये अगर आप देखें ये पोस्ट के नीचे ऑल पोस्ट एंड न्यू कैटेगरीज और टैग्स का ऑप्शन आ रहा है। तो कैटेगरीज है ना वो आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी साइट पे किन किन चीजों को डिस्कस करने लगे हैं, मतलब अगर ट्रैवल के रिलेटेड है तो आप ट्रैवल में अगर डिफरेंट कंट्रीज को करने लगे हैं तो डिफरेंट कंट्रीज के रिलेटेड कैटेगरीज बन सकती हैं, और इस तरह से जो भी आपको सूट करता है। तो कैटेगरी जो है वो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली भी यहाँ से पहले से बना सकते हैं। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ कैटेगरीज को, तो इसमें अनकैटेगराइज्ड के नाम से कैटेगरी पहले से है, मतलब कोई कैटेगरी जो उसका नाम अनकैटेगराइज्ड है। और अगर आप बनाना चाहें तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे और कैटेगरीज भी बना के ऐड कर सकते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसका नाम बदलना हो अपने नाम बदल सकते हैं, स्लग बदल सकते हैं। तो और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने पोस्ट बनाई है, पोस्ट के अंदर डायरेक्टली भी ये आपके पास अनकैटेगराइज के नीचे ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आप ये भी क्लिक करके कैटेगरी बना सकते हैं। ये चीज आपकी मैनेज करने के लिए है, आपकी पोस्ट को वगैरह को मैनेज करने के लिए, ताकि हर चीज जो है मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लिख रहे हो तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, उसके अंदर उसकी पोस्ट जाया करेगी स्पेसिफिक कैटेगरी में। ठीक है, तो आप यहां से भी डायरेक्ट प्लस एड न्यू पे करके कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, और आप ये जो पोस्ट के नीचे ऑल पोस्ट न्यू ऐड न्यू और कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी यहाँ आके कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये अनकैटेगराइज्ड है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको एडिट कर दूं तो मैं इसको क्विक एडिट करूंगा। अनकैटेगराइज्ड है, इसकी जगह मैं कुछ भी कर सकता हूं कि ये जो कैटेगरी मेरी है वो है ट्रैवल। ठीक है, कोई ट्रैवल कर दूं, या यूरोप, जैसे यूरोप की पोस्ट है ये, तो मैं यूरोप लिख दूं कि ये यूरोप के रिलेटेड जितनी पोस्ट होंगी उसमें आएंगी। स्लग जो होता है स्लैश के बाद आता है, जो .com के बाद, जो हमने कल पोस्ट का भी एडिट किया कि आपका जो मेन .com तक लिंक है, यूआरएल है, इसके बाद जो पार्ट आता है वो स्लग होता है। तो ये वो कह रहा है कि स्लग में क्या आए, तो इसका मतलब ये है फिलहाल के .com के बाद अनकैटेगराइज्ड लिखोगे तो ये कैटेगरी ओपन होगी, लेकिन आपने ऊपर नाम चेंज कर दिया, यूरोप कर दिया, तो यहाँ पे आप EUROPE यूरोप कर देंगे, तो अब ये कैटेगरी यूरोप स्लैश यूरोप पे ओपन होगी। इसकी स्लग बन जाएगी, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये इसकी स्लग होगी .com कैटेगरी यूरोप, यूरोप कैटेगरी जी वो ओपन हो गई है। वरना यहाँ पे एंड वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आ जाना था का अनकैटेगराइज्ड विच वाज नॉट गुड। तो ये कैटेगरीज वगैरह जो है मैनेज करने के लिए होती हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं स्ट्रेट वे, यहाँ से भी वहां से भी। अभी अनकैटेगराइज आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से चेंज कर दिया इसका नाम, तो अगर मैं इधर रिफ्रेश करूंगा तो ये अनकैटेगराइज की जगह आप यूरोप आ जाएगा, क्योंकि इस कैटेगरी को मैंने रीनेम कर दिया। ये देखें, ये यूरोप आ गया। तो ये मैनेज करने के लिए जितनी भी कैटेगरीज आपकी होंगी जिनके रिलेटेड आप पोस्टिंग कर रहे होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे होते हैं, आप उनको एक बार ऐड कर लेंगे, और जो फिर आर्टिकल पब्लिश करने लगेंगे वो जिस स्पेसिफिक कैटेगरी के रिलेटेड होगा उसको वहां पे चेक कर दिया करेंगे, तो ये मैनेज आपका अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन जाएगा आपकी वेबसाइट का। तो ये कैटेगरीज बनाने का तरीका। उसके बाद टैग्स हैं, तो टैग्स क्या होते हैं जी कि आप अपनी पोस्ट को कुछ ना कुछ रेलिवेंट, आपने बल्कि फाइवर की गिग बनाई है ना सबने, ये कैटेगरी क्लियर है ना, ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है जी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास आ रहा है ना टैग्स, आपने गिग्स बनाई है, गिग्स के अंदर आपने लास्ट ऑप्शन जो आया था उसमें टैग्स ऐड किए थे 5। तो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि टैग्स होते हैं रेलिवेंट टर्म्स जो लोग सर्च कर सकते हैं और वहां पे भी आप क्लियर होना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना 2-3 टैग, इससे ज्यादा यूज नहीं करने, 2-3 टैग्स आप हर पोस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं,
और इसको ऐड करने का सबसे मेन बेनिफिट जो है ना हमारे पास, जो इस वेबसाइट लेवल पे है, वो ये है कि जब कोई पर्सन रिसर्च का फीचर यूज करके हमारी वेबसाइट से कोई आर्टिकल सर्च करना चाहेगा ना, जैसे ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है हमारी साइट पे, यहाँ पे कोई पर्सन कोई टर्म लिखेगा तो उससे रेलिवेंट जो आर्टिकल्स है ना उसके सामने नीचे आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें साइट लेवल पे ये वाला होगा। तो हम लोग कोई भी 2-3, इससे ज्यादा नहीं, एक्सेसिव टैग यूज नहीं करने, 2-3 टैग्स यहाँ लिख देंगे जो रेलिवेंट टू दिस पोस्ट होंगे, और ताकि विजिटर को सर्च करने में भी हेल्प मिले। तो ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप, कंट्रीज इन यूरोप है ना, तो यहाँ पे आप कह लें यूरोप, टूर, ट्रैवल, उसके बाद यूरोपियन, कंट्रीज, ऐसे के बाद 2-3 एड्स, 2-3 टैग्स लिख दें ताकि कोई भी अगर रिलेटेड टर्म सर्च करे तो वहां पे अगर आपका जो रेलिवेंसी की बेस पे आपका आर्टिकल अपीयर हो जाए, जितना भी इसके रिलेटेड होंगे। तो 1-2 टैग्स, 3 टैग्स आप यूज कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। तो कैटेगरीज आपकी मैनेज करने के लिए, कैटेगरीज मतलब आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए, टैग्स जो है वो है कि जब कोई पर्सन सर्च करता है कुछ तो वहां पे जरा उसके रेलिवेंसी के बेस पे अच्छे से अच्छे रिजल्ट शो हो, तो इस पोस्ट में अगर प्रॉपर टैग्स लगे होंगे तो इसके रिलेटेड कोई चीज सर्च करेगा पर्सन तो उसको नजर आ जाएगा। तो मेन इसका बेनिफिट अभी यही है, एसईओ वाइज बेनिफिट को खास नहीं रह गया जो पहले होता था। उसके बाद आपका फिर ये लास्ट वीक आ रहा है फीचर्ड इमेज, ये आ रहा है पेज फीचर्ड इमेज। ये फीचर्ड इमेज क्या बुला है, ये देखें मैंने अभी क्या किया है, ये मैंने कैटेगरी ओपन किया है यूरोप, या अगर मैं अब चला जाता हूं अपने मेन होम पेज के ऊपर, जो मेन वेबसाइट का .com तक वाला पेज है, इस पे चला जाता हूं, तो यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट हुई है। एक पोस्ट है जो 6 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू यूरोप, और दूसरी पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, जो सैंपल पोस्ट है जो पहले से लिखी हुई आ रही थी। ये दोनों के ऊपर एक पिक्चर का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन सारी ये पिक्चर्स आ रही हैं ब्लैंक। इस आर्टिकल के नीचे जब मैं जाता हूं तो इस आर्टिकल के अंदर, क्योंकि मैंने ये लगाई थी इमेज, तो वो यहां तो नजर आ रही है, लेकिन ये टॉप पे जो इमेज शो हो रहा है ना, ये फीचर्ड इमेज होता है, ये आपको डिफरेंट वे से नजर आता है। ऐसा भी नजर आता है कि आपकी 2-2 पोस्ट एक एक अलाइन होती हैं एक दूसरे के साथ, और ऐसा भी होता है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे एक और ब्लॉग का केस बताता हूँ मैं। फीचर्ड इमेज क्या होता है मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ। ये मेन इमेज होता है जो आपके फ्रंट पे इमेज विद सम टेक्स्ट शो होगा, और जिसको देख के लोग उस पर क्लिक करते हैं और उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इस साइड के ऊपर भी एक ब्लॉग है, अगर मैं उसको ओपन कर लूं तो यहाँ पे देखिएगा इसका फीचर्ड इमेज कैसे शो हो रहेंगे, हर पोस्ट के फीचर्ड इमेज कैसे शो हो रहा होगा। तो ये मेन इमेज होता है जो ब्लॉग को डिस्प्ले कर रहा होता है। ये देखें, ये फर्स्ट पोस्ट है, इसके ऊपर ये एक इमेज लगा हुआ है, उसके बाद ये टाइटल है, थोड़ा सा टेक्स्ट है, बाकी रीड मोर का ऑप्शन बना हुआ है। तो ये आपका इमेज लगा हुआ है, ये इमेज लगा हुआ है, इसमें ये इमेज लगा हुआ है, फिर टाइटल है, उसके बाद ये टेक्स्ट है, फिर रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है। तो ये इमेज जो है ना, जो क्विक प्रीव्यू के अंदर नजर आ रहा होता है हर पोस्ट के साथ, इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। तो क्योंकि मैंने तो अभी वो लगाया नहीं था, मैंने तो जो इमेज लगाया है वो इमेज मैंने अपनी पोस्ट के अंदर लगाया है, ये टॉप पे लगाया है। फीचर्ड इमेज इस आर्टिकल का मैंने यूज नहीं किया। तो यूज जब नहीं किया, तो जब वो मेन होम पेज पे या मेन ब्लॉग पेज पे जब कोई पर्सन होगा, तो हर पोस्ट का जो प्रीव्यू इमेज होगा वो फिर नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर लगा हुआ है। प्रीव्यू इमेज मैंने फीचर्ड इमेज लगाया ही नहीं हुआ। तो मैं फीचर्ड इमेज अगर लगा दूंगा तो ये जो ब्लैंक एरिया आपके पास आ रहा है ना, यहाँ पे इमेज लग जाएगा। या अगर इस ब्लॉग का डिस्प्ले इस जैसा होता, तो इसमें जिस तरह ये इमेज आपको नजर आ रहा है, ये फीचर्ड इमेज इस तरह से डिस्प्ले हो जाना था। अगर मैं फीचर्ड इमेज नहीं लगाऊंगा तो ये भी ब्लैंक नजर आएगा, बाकी नीचे ये ब्लॉग का टेक्स्ट वगैरह नजर आ रहा होगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो फीचर्ड इमेज मेन प्रीव्यू इमेज होता है, और वो लगता कैसे है कि आपकी पोस्ट जो है, पोस्ट के अंदर ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे ये टैग्स के नीचे ये आपके पास फीचर्ड इमेज का एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है सेट फीचर्ड इमेज। आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको मीडिया लाइब्रेरी में ले गया, जहां पे मल्टीपल इमेजेस आपके जो ऑलरेडी डाउनलोडेड है वो नजर आ रहे होंगे। अभी यहाँ मेरे पास सिर्फ एक ही है, या तो आप फिर नया अपलोड करेंगे, या अगर आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं जो मीडिया लाइब्रेरी में है, तो इसको भी करवाया जा सकता है। तो मैं एग्जांपल के लिए इसी को चूज कर रहा हूं, अपलोड करना आपको आता है, और टैग वगैरह वो सब चीजें तो आपको पता ही है क्या करना है आपने। इमेज कैप्शन ये नहीं हमने किया था, खत्म किया इसको। सेट फीचर्ड इमेज, ये मैंने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे फीचर्ड इमेज लगा हुआ आ गया। अब अगर आप इसको प्रीव्यू करके देखें, बल्कि इसको मैं पब्लिश ही करता हूं, मैं इसको अपडेट करता हूं, और मतलब पहले पब्लिश का ऑप्शन आता था, अब अपडेट का आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड पोस्ट को हम अपडेट कर रहे हैं। तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया, ये पोस्ट आपकी अपडेट हो गई,
और अब मैं क्या करता हूं कि वो जो होम पेज था मेरा, जहां पे मुझे इमेज यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब देखना यहाँ पे मुझे मेरे पास अभी इमेज लगा हुआ नजर आएगा, जो मैंने फीचर्ड इमेज में लगाया है। ये देखें, ये इमेज आपके पास आ गया क्योंकि आपने फीचर्ड इमेज में इमेज लगाया हुआ है। तो ये फीचर्ड इमेज आपका मेन प्रीव्यू इमेज है, जो जहां पे सारी ब्लॉग पोस्ट इकट्ठी शो हो रही होती हैं, वहां पे आपको डिस्प्ले करेगा कि इस आर्टिकल का ये एक इमेज है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, वो बताएगा। तो यहां से आप ये बिल्कुल एंड पे ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है राइट साइड बार पे, यहां से लगा सकते हैं। रिमूव करना हो तो ये रिमूव फीचर्ड इमेज कर सकते हैं, दोबारा लगाना हो तो फिर से ये सेट फीचर्ड इमेज, और मीडिया लाइब्रेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज लगाना हो या नया लगाना हो तो नया अपलोड करके आप लगा सकते हैं। और फिर ये आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे मेन, जहां पे मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट आ रही हूँ वहां पे प्रीव्यू इमेज आपका ये शो होगा। तो ये फीचर्ड इमेज है आपका। यहां तक क्लियर है? फीचर्ड इमेज में ही असल में कीवर्ड यूज होता है ना। वालेकुम सलाम। फीचर्ड इमेज के अंदर ही असल में कीवर्ड यूज होता है जी। मेरा टैग्स में कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा कीवर्ड नहीं। टैग्स होते हैं 1 वर्ड 2 वर्ड मैक्सिमम, इस तरह से यूज करें। तो रिलेटेड टर्म्स, क्योंकि कीवर्ड तो आपने यूज किया ही हुआ है, तो टैग्स जिस तरह से फाइबर पे टैग्स यूज किए थे, बिल्कुल उस अप्रोच के साथ आपने यूज करने हैं। फाइन है यार, कोई मसला नहीं, कैटेगरी लगे भी रहेगा। अगर अभी तो ये असल में हमारा यूआरएल बहुत बड़ा है ना ये वाला, इसमें सिनेरियो में, इस वजह से हमें वो लग रहा है कि वो इस तरह से आ रहा है। वरना फिर आप अगर करना पड़े तो, वैसे यूजली जरूरत नहीं है आपको करने की, लेकिन ये कि अगर करना पड़े तो फिर वही आपका परमालिंक से आप जाके कैटेगरीज को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जरूरत नहीं है, हमें इतना एडवांस जाने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुझे सारे इमेजेस हैं। नहीं, फीचर्ड इमेजेस फॉर जस्ट फॉर दिस पोस्ट। फीचर्ड इमेज जो मैंने लगाया है वो सिर्फ इस पोस्ट के लिए है। नई पोस्ट बनेगी उसका फीचर्ड इमेज उस पोस्ट के लिए होगा। तो हर पोस्ट का एक अलग से फीचर्ड इमेज होगा। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने यूज करनी है। बाकी ये पोस्ट एट्रीब्यूट, ये तो टेम्पलेट्स हैं असल में इसमें, कि आपने किस तरह का ब्लॉग को शो करवाना है। जिस तरह फिलहाल मेरी जो ब्लॉग पोस्ट है ना, मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो शो हो रही है, ये मेरे पास वो इस पैटर्न पे शो हो रही है कि यहाँ पे इमेज लगा हुआ है और उसके बाद साइड पे ये साइड बार आ रही है। अगर आप चाहते हैं साइड बार ना आए, फुल विड्थ में मेरी जो ब्लॉग पोस्ट है वो शो हो, तो टेम्पलेट में जाके फुल विड्थ कर सकते हैं। नो साइड बार के साइड पर नजर ना आए, साइड बार आपकी लेफ्ट पे है तो राइट पे चली जाए, राइट पे है तो लेफ्ट पे चली जाए। तो ये सिर्फ उसका डिस्प्ले है। ठीक है, डिस्प्ले आपका ये किस तरह करवाना चाहते हैं, ये साइड बार खत्म करना चाहते हैं, साइड बार को इधर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने किस तरह से करनी है, ये वो आपको टेम्पलेट्स बता रहा है। तो इसमें जरूरत नहीं है, जो डिफॉल्ट है ठीक है। क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो ज्यादातर डेवलपर का काम है उस इन बिट्स को, इन चीजों को देख रहा होता है। अगर आपको भी कहे तो ये टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आप कुछ कर सकते हैं जस्ट इन केस, वरना इसमें जरूरत नहीं है कुछ करने की। तो ऐसे आपका हर आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश हुआ करेगा, और आप कैटेगरी टैग्स और फीचर्ड इमेज वगैरह लगा के और बाकी सारी चीजें हमने जो कल कर ली थी वो करके आप उसको पब्लिश कर दिया करेंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ पब्लिश आएगा, बाद में अपडेट आता है कि फिर आप उस पुरानी पोस्ट को दोबारा से अपडेट कर रहे हैं। तो ये आपका ब्लॉग कुछ पार्ट जो रहते थे मैंने वो भी क्लियर कर दिए जी, बता दिया मैंने शहबाज। एक यूजर हमारी वेबसाइट के 2 पेजेस पर एट अ टाइम हो तो ट्रैफिक पे फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। तो जितने पेज आपका, जब मैं कुछ टूल्स करूंगा ना वो ये भी बताएंगे विजिटर आया कहां से, किस पेज पे गया, वहां से अगले किस पेज पे गया, वहां से अगले किस पेज पे गया, और कहां पे जाके उसने लीव कर दिया। ठीक है, तो जितना विजिटर आपके एक पेज पे 2 पेज पे जहां पे स्टे करेगा, रुका रहेगा, उतना आपको फायदा होगा। तो अच्छा जी, ये तो हो गया जो ऐसी मैंने ब्लॉग को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ चीजें बता दी। अब बात करते हैं 2 चीजें जो ये सेंटर में हमारे पास रह गई थी। यहां तक क्लियर है सबको? वो मैंने कहा चलो ब्लॉग पूरी कर ही दें। यहां तक सबको क्लियर है? कमेंट कर दें फटाफट से। अब आगे बात मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये क्या चीज है? ये भी आपका पोस्ट लेवल, पेज लेवल चीज है कि हर पेज हर पोस्ट के साथ ये परफॉर्म होगा जिसको आप रैंक करना चाहते हैं। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है? गूगल पे जाएं, कीवर्ड सर्च करें, ये जो हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं। मोस्ट क्या था ये कीवर्ड, क्या था इसका? चलो कंट्रीज विद इन यूरोप फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है। यहां पे आए, इसको यहां पे पेस्ट किया, सर्च कर दिया, ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ गए।
अब इन रिजल्ट्स के अंदर आप देखें, ये फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब यहां पे ये जो आपके पास ये चीज नजर आ रही है ना, ये आपके पास एक किसी भी रिजल्ट के अंदर आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं मेनली, तीन चीजें। वो तीन चीजें क्या है? एक आपको उसका टाइटल नजर आ रहा है, एक उसका आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, और एक उसका आपको लिंक नजर आ रहा है जिसको मैं यूआरएल बोलता हूं, यूआरएल या परमल लिंक, जो भी आप इसको कह लें। ये तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। ये देखें, लिंक, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीजें नजर आ रही हैं। मैं क्लियर का आपके कमेंट देख लूं, क्लियर है बोल दिया सबने? यस, क्लियर क्लियर, ठीक हो गया। तो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं। हर पेज हर पोस्ट के साथ ये करना पड़ेगा। तो जब एक कीवर्ड सर्च होता है, कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप फॉर एग्जांपल, तो ये जो आपके पास रिजल्ट्स नजर आते हैं गूगल पे, इनके अंदर एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा है कि एक लिंक नजर आ रहा है, एक टाइटल नजर आ रहा है ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में एक डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। ये जो ब्लू कलर के अंदर टाइटल नजर आ रहा है, दिस इज मेटा टाइटल, और ये जो आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये जो ऊपर है, ये यूआरएल, परमल लिंक, वो ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आप उसको मतलब यूआरएल बोल लें, परमल लिंक बोल लें, लिंक बोल लें, ये हम ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। ठीक है। तो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये दो चीजें अब रह गई थी कि ये क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जब कोई पर्सन आपका आर्टिकल के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है और आप वहां पर रिजल्ट्स में अपीयर होते हो, तो उस अपीयरेंस में आपका टाइटल क्या आए और आपकी डिस्क्रिप्शन क्या आए, आपका मेटा टाइटल क्या है ब्लू वाला, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, ये आप खुद से सेट कर सकते हैं। तो ये होता है अपनी मर्जी से फिर कोई भी कीवर्ड एडजस्ट करना है, इसमें कुछ भी करना है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप नहीं भी करेंगे तो गूगल को जरूरत नहीं है, गूगल उठा लेगा खुद ब खुद ही। गूगल ऑटोमेटिकली आपके पेज से टाइटल भी उठा लेगा और डिस्क्रिप्शन भी उठा लेगा और उसको डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन अगर हम खुद से सेट कर लेंगे तो शायद जो चीज हम उसमें शो करवाना चाह रहे हैं, जिस चीज के लिए मेन ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, वो चीज यहाँ पे आ जाए। क्योंकि एक तो गूगल इस चीज को प्रिसाइजली देख रहा होता है कि प्रिसाइजली वो देखता है कि मेटा टाइटल में क्या लिखा हुआ है, व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। और टाइटल भी आपका छोटा लेकिन कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, तो वो यहीं से देख के उसको आइडिया हो जाता है कि ये आर्टिकल किस चीज के बारे में है। और एक विजिटर जब आता है तो वो भी यहाँ पे आप जब ओपन करते हो पहला पेज, तो आप देखते हो कि मेरे रिलेटेड क्या चीज होगी। तो जो फर्स्ट टाइम आप देखते हो ना, वो यही डिस्क्रिप्शन या टाइटल थोड़ा बहुत है, यही नजर आता है आपको। आप इसको देख के डिसाइड करते हो कि आपको ये लिंक ओपन करना है या नहीं करना। तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे सेट करते हैं, हम लोग वो सीखेंगे आज। मेटा टाइटल ब्लू कलर में नजर आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन ये जो आपकी ब्लैक कलर में नजर आ रही है। और ये हर आर्टिकल, हर पोस्ट, हर पेज के लिए आपका सेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। जी, सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस हैं सारे। SERP जो लिखा हुआ है सलमान ने, सलमान को ऑलरेडी आइडिया, तो परेशान नहीं होना। इसका मतलब होता है सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस। तो आपका SCRP होता है, ये जो रैंकिंग में जो पेजेस आ रहे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं SCRP। ठीक है, तो मैंने उनको लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया, जो लोग जो हैं वो SCRP पे कंफ्यूज ना हो। तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसको SCRP बोलते हैं। ये सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं, रैंक पेजेस। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना है आपने अपनी साइट पे ऐड करने के लिए। अब ये देखें, ये एक आर्टिकल है, इसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना है मुझे। मैं ये स्टार्ट से लेके स्क्रॉल करने लगा हूं। मुझे आपने बताना है कहीं पे आपको कोई ऑप्शन नजर आ रहा है जहां पे मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की जा सके। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं स्लो स्लो, लास्ट तक आया, ये पोस्ट यहाँ खत्म हुई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पेज में और फीचर इमेज के नीचे कोई ऑप्शन और नहीं है, बस यहीं तक ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये इमेज मैंने रिमूव किया था बट सेव नहीं किया था, वापस आ जाए। चलें, तो यहाँ पे आपके पास लास्ट में जहां पे ये खत्म हो रहा है आपका आर्टिकल, उसके बाद नीचे और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ना ऊपर कोई ऑप्शन है, ना साइड बार में कोई ऑप्शन है जहां पे मेटाज ऐड करवा सकूं, मैं डिसाइड करवा सकूं कि मैंने क्या मेटा टाइटल रखना है, क्या मेटा डिस्क्रिप्शन रखना है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यूज के अंदर, यूज कह रहा हूँ, खुद ही बता ही आ रहा हूँ। वर्डप्रेस के अंदर क्या हुआ है कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी कि कोई भी ऐप जो प्लग इन जिसको हम बोलते हैं, कोई भी फीचर नया इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी वर्डप्रेस की एग्जिस्टिंग साइट के साथ, आप कोई फीचर ऐड करना चाहते हो तो प्लग इन इंस्टॉल कर लो। जिसको प्लग इन यूज करना आ गए, उनको पता लग गया कि भाई हर काम हो सकता है वर्डप्रेस में, सिर्फ और सिर्फ वो फीचर लाने के लिए प्लग इन चाहिए। अब प्लग इन क्या है, जैसे एंड्रॉइड एप्स है, जैसे iOS एप्स हैं, बिल्कुल वही चीज है कि आपका एक CMS है, आपका मोबाइल है, उसका एक उसमें एंड्रॉइड ऐप चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई एडिशनल फीचर चाहते हो तो आप उसकी एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे वर्डप्रेस है, बिल्ट इन जो है वो है, लेकिन इसके साथ कोई एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हो
तो कोडिंग करना पड़ती, लेकिन कोडिंग तो हमें आती भी नहीं और ना ही हमें चाहिए, और वर्डप्रेस का यही तो एक मेन चीज है कि आपको कोडिंग आना जरूरी नहीं है। तो फिर क्या होता है, वर्डप्रेस कहता है कोई बात नहीं, प्लगइन्स में जाओ, प्लगइन इंस्टॉल करो, आपको फीचर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बड़ी दुनिया ने प्लगइन्स बनाए हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है। तो मैं क्या करूंगा, इस पेज को ओपन रखता हूं और प्लगइन्स, ये जो लेफ्ट साइड बार है इसमें मैं प्लगइन्स में आया और प्लगइन्स में मैंने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे मैंने पहले क्लासिक एडिटर वाला प्लगइन इंस्टॉल किया था वैसे मैं करने लगा हूं। तो नोट कर लीजिएगा फिर से, प्लगइन्स, डैशबोर्ड, प्लगइन्स, ऐड न्यू को मैंने न्यू टैब में ओपन किया। मैं इसको ओपन रखना चाह रहा हूं इस वजह से। और यहाँ पे जैसे मैंने ऐड न्यू में ओपन किया, मेरे पास वही प्लगइन सर्च करने वाला ऑप्शन आ गया, जहां पे कीवर्ड के सामने सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा था। यहां पे मैं सर्च करूंगा यूज्ड एसईओ, मैं ये प्लगइन यूज करवाने लगा हूं। भाई बहुत सारे प्लगइन्स हैं, मैं अगर कोई प्लगइन यूज करवा रहा हूं ना तो दुनिया का पहला और आखिरी प्लगइन नहीं है, प्लगइन बहुत सारे हैं। यूज्ड एसईओ वाइडली नोन, इतना नोन प्लगइन है कि आप लोग जॉब्स के अंदर मेंशन हुआ देखोगे कि भाई यूज्ड के थ्रू एसईओ करके दो। रैंक मैथ बहुत इमर्जिंग जबरदस्त टूल, बहुत कम टाइम में बड़ा जबरदस्त जा रहा है, और ये देख लें आप इसके फीडबैक्स और सब कुछ, बहुत अच्छा टूल है, ये भी यूज किया जा सकता है। और एक है ऑल इन वन एसईओ पैक, यहाँ पे शायद नजर आएगा, उसको मैं सर्च करूंगा तो आएगा। तो 3 प्लगइन्स मेन इस टाइम जो बहुत ज्यादा फेमस हैं वो हैं यूज्ड एसईओ, एक है ऑल इन वन एसईओ पैक और एक है रैंक मैथ। तीनों के तीनों जो हैं एक ही काम परफॉर्म करते हैं कि आपको फीचर्स देते हैं, आपको फंक्शनैलिटीज देते हैं, आपको एसईओ करने की, अपनी साइट की एसईओ करने की, ठीक है। तो उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। दे आर जस्ट टूल्स। गूगल नहीं देखता कि आपने रैंक मैथ यूज किया है, गूगल नहीं देखता कि आपने यूज किया है, गूगल नहीं देखता आपने ऑल इन वन एसईओ पैक यूज किया है। गूगल को कोई कंसर्न नहीं है, गूगल देखता है कि काम जो उनका एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंगली अगर है तो वो उस चीज को रैंक करेगा। तो इसलिए ये माइंड में क्लियर रखना है कि ये नहीं कि यूज से साइट रैंक हो जाएगी, रैंक मैथ से साइट रैंक हो जाएगी, ऑल इन वन एसईओ पैक से रैंक हो जाएगी। रैंक होगी काम से। तो कॉन्सेप्ट और आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो प्लगइन है, बहुत सारे सीएमएस है जिनमें प्लगइन्स नहीं है, कस्टम साइट के अंदर प्लगइन्स नहीं होते, वहां पे फिर आपका नॉलेज काम करता है। तो आपने अपना नॉलेज प्रायोरिटी पे रखना है, उसको प्रेफर रखना है, उसको ऑन टॉप रखना है, और इन प्लगइन्स को यूज करके सिर्फ उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है। दीज प्लगइन्स कैन बी रॉन्ग, किसी किसी जगह पे प्रॉब्लम भी आ सकता है कि आपने सब कुछ ठीक किया है लेकिन प्लगइन कह रहा है गलत है, तो वो बोट है, आप इंसान हो, आपको पता है आपने ठीक किया है। तो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, ठीक है जी। तो यूज्ड एसईओ, रैंक मैथ और ऑल इन वन एसईओ पैक, मैं अगर कहते हो तो ये लिख भी देता हूं। और प्लगइन की वजह से जॉब ना छोड़ देना कि कहीं पे लिखा हुआ आ रहा हो जी ऑल इन वन एसईओ पैक यूज किया, तो मैंने मुझसे तो होना ही नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, सब हो जाएगा। ऑल सारे एक जैसे ही हैं, ऑल इन वन एसईओ पैक, ऑल इन वन एसईओ पैक ये एक टूल है, एक प्लगइन है, और उसके बाद है यूज्ड एसईओ है, और उसके बाद आपका रैंक मैथ है। ये सारे के सारे सिमिलर काम करते हैं, तो इसलिए किसी की वजह से भी आपने जो है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है काम के, नहीं ये काम होगा नहीं मुझसे या ऐसा वैसा कुछ है। तो हम यूज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इस वजह से मैं यूज को यूज कर रहा हूं। तो यूज को करेंगे इंस्टॉल, सर्च किया यूज्ड एसईओ, ये यूज्ड एसईओ आ गया। 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस टाइम, 5 मिलियन से ज्यादा इंस्टॉलेशन हैं अभी तक साइट्स के ऊपर एक्टिव हैं, और ये इसके फीडबैक्स हैं, 1 वीक अगो अपडेट्स हो रही हैं। कोई भी प्लगइन आपने फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो देखा करें फीडबैक्स क्या है और अपडेट्स कब हुई हैं, कुछ 2-4 साल पहले की अपडेट हुई हो तो प्लगइन प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो ये बड़े अप टू डेटेड प्लगइन्स हैं सारे जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं। चलो मेरी करेक्शन करना स्टार्ट कर दो भाई। तो सर्च इन द रिजल्ट्स पेज, रैंक्ड पेज मैंने बोला था, यही है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं यही, ये समझ आना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे अब मैं यूज इंस्टॉल करने लगा हूं, कर दूं? नहीं, हर एक तीर में 2 कमांड नहीं हो सकते, इसमें आपका आंसर है। एक ही फीचर के लिए 2 प्लगइन करोगे तो आपस में कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, तो नहीं करोगे, एट अ टाइम एक यूज होगा। समीम सर, आई वांट टू डिस्कस अ पॉइंट, गुस्सा ना करना अगर आइडिया लाइक ना एड तो सिंपल, नो वी हैव नो एक्सपीरियंस इन फ्रीलांसिंग, अगर खुद से चेंज करके दूसरे से सर्व
सर्विस लेकर एक दूसरे को एक्सपीरियंस बना लें। आरक्यू तो बस हमने पूछा है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये ट्रिक आप लोग ना, मतलब मैं ऑफिशियली आपको ये चीजें नहीं बता सकता, ना ही मैं इस पे आपको इंकरेज करूंगा। मैंने तो आपको एथिकल और सीधे रास्ते दिखाने हैं। तो उसमें यह है कि रिव्यू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। पकड़ लेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे। हाँ, कुछ लोग ट्रिक्स खेलते हैं लेकिन वन साइडेड खेलते हैं कि मैंने किसी दूसरे को काम करवाया, उसको फीडबैक दे दिया, बट उसके अकाउंट से मुझे कभी ऑर्डर नहीं आएगा। अगर वो आया तो फाइवर या जो भी प्लेटफॉर्म कहेगा ये कौन सा काम हो रहा है, ये एक बंदा दूसरे को ऑर्डर दे रहा है, दूसरा पहले को दी जा रहा है, आपस में एक्सचेंज की जा रहे हैं। तो ये बड़ी पुरानी टैक्टिक्स हैं, वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं इस चीज के ऊपर, वो इसको पकड़ लेंगे। वन साइडेड थोड़ा सा सेफ है लेकिन ट्रिक है। तो आप ट्रिक्स की तरफ फिलहाल ना जाएं, पहली प्रायोरिटी रखें कि जेन्युइन में से आपका काम चले और उसके बाद दूसरी साइड पे जाना है। ठीक है जी, आंसर मिल गया। आर क्यू तो बस हमने पूछा था, तो इसलिए ना ट्रिक्स को ऑफिशियली में इस तरह से कह नहीं सकता। तो यहां पे ये देखें यूज्ड एसईओ है, इसमें इंस्टॉलिंग पे क्लिक किया मैंने, इंस्टॉल हो गया और उसके बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। ये इंस्टॉल हो गया, अब इसको कर दो एक्टिवेट। जैसे एक्टिवेट करेंगे आपके ये लेफ्ट साइड बार पे भी देख लें, पहले दिखा रहा हूं आपको, यहां पे यूज्ड का एसईओ का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन आपके पास यहां पे नहीं है। इनसाइड सेटिंग्स ये सब कुछ आ रहा है लेकिन यूज्ड का एसईओ का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप लोग क्या करेंगे, अब इसको करेंगे एक्टिवेट। यूज्ड एसईओ इंस्टॉल हो गया, अब इसको करते हैं एक्टिवेट। जैसे मैंने एक्टिवेट किया तो मेरे पास ये देखिए टॉप पे भी ये वाई उसका मतलब लोगो आ रहा है, जो यूज्ड का लोगो होता है। और दूसरा मेरे पास अगर स्क्रॉल डाउन करूं मैं लेफ्ट साइड बार को, तो ये सेटिंग के नीचे और इनसाइड से पहले ये एक एसईओ का ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये यूज्ड का आइकन भी बना हुआ नजर आ रहा है। और इसमें जर्नल, सर्च, अपीयरेंस, सोशल टूल्स, प्रीमियम, ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जैसे प्लगइन आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया, आपके पास लेफ्ट साइड बार पे ये एसईओ यूज्ड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, और अगर आप प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में चले जाओ जहां ऑटोमेटिकली ले आता है प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद, तो यहां पे भी आप देखेंगे ये आपके पास यूज्ड एसईओ आ रहा है और यहां से भी इसकी सेटिंग में जाया जा सकता है। ठीक है, तो यूज्ड एसईओ इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉलेशन के बाद पहला काम क्या करना है, ये मेरे पास थी पोस्ट, इस पोस्ट में कोई मेटाज ऐड करने का ऑप्शन फिलहाल नहीं आ रहा था, कोई एक ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। मैं इस पोस्ट को करता हूं रिफ्रेश और आप देखना ये पोस्ट के एंड पे ऑप्शन एक विजिबल हो जाएगा यूज्ड की वजह से, जिसमें मैं अब मेटाज ऐड कर सकता हूं। मेरे पास बना बनाया बॉक्स आ जाएगा, बस उसमें पुट करूंगा, बैक एंड पे वर्डप्रेस जाने और वो बॉक्सेस जाने, मेरा काम खत्म। मेरा काम सिर्फ ये क्या है कि ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूं तो बिल्कुल लास्ट पे जहां पे आर्टिकल जो है वो खत्म हो रहा था, उसके बाद ये आर्टिकल यहां खत्म हो रहा था ना, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आर्टिकल के नीचे भी मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें ये देखें ये यूज्ड का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर लिखा भी होगा एसईओ, यूज्ड एसईओ। ये ऑप्शन मेरे पास पहले नहीं था, ये ऑप्शन जो अब आ रहा है मेरे पास पहले यहां तक था, सिर्फ आर्टिकल खत्म होता था और डी एंड हो जाता था। अब आर्टिकल जहां खत्म हो रहा है इसके नीचे यूज्ड एसईओ, ऊपर टॉप पे हेडिंग भी लिखी हुई है सबसे पहली यूज्ड एसईओ, ये यूज्ड एसईओ, और इसके नीचे जो है ना आपके पास उसके ऑप्शन आ रहे हैं सारे जिनमें मेटाज वगैरह ऐड किए जा सकते हैं। अगर आप यहां पे देखें ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इसको क्या हुआ है, बड़ा शफल सा कर रहा था, ये कर लेते हैं साइज। ठीक है, तो यहां पे देखें ये एंड पे ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है यूज्ड एसईओ, और इसके अंदर ये देखें ये आपके पास प्रीव्यू आ रहा है, गूगल प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है, ये गूगल प्रीव्यू। इसके नीचे ये मोबाइल रिजल्ट्स और डेस्कटॉप रिजल्ट्स पे अगर आप क्लिक करें तो ये लिखा हुआ आ रहा है कि फिलहाल आपका टाइटल ऐसा विजिबल होगा, यूआरएल आपका ये है और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ प्लीज प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन बाय एडिटिंग द स्निपेट बिलो। तो वो बता रहा है कि ऐसा प्रीव्यू होगा, तो आप जो जो यहाँ लिखते जाओगे यहाँ प्रीव्यू भी शो होता जाएगा। तो ये वही प्रीव्यू नहीं है जो गूगल में नजर आ रहा था, जो एसईआरपीज में नजर आ रहा था, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस जो है, तो ये जो वही चीज है ना उसी तरह नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाता है कि आप जो इसके लिए मेटाज ऐड करोगे वैसे नजर आएंगे, डेस्कटॉप का भी और मोबाइल का भी, दोनों प्रीव्यूज मुझे दिखा रहा है। तो ये जो ऑप्शन ऐड हुआ है ना ये आपका यूज्ड एसईओ की वजह से ऐड हुआ है। और इसमें ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, अगर इसको आपने ऐड करना है तो नीचे ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि एसईओ टाइटल को यहां से एडिट करो, स्लग आपका यहां से एडिट करो। हमने स्लग पहले ऊपर से कर दिया था, आपको याद हो कल यूआरएल को शॉर्ट करने के लिए स्लग मैंने
ये जो टाइटल के नीचे ऑप्शन आ रहा था ये वाला, इसी को एडिट करके मैंने स्लग एडिट कर दिया था। तो स्लग यहां से भी एडिट हो सकता है, और स्लग ये नीचे यूज की जो सेटिंग है स्लग वाली, यहां से भी एडिट हो सकता है। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है ना, तो वो हमने पहले ही कर लिया हुआ है। तो अभी मेन चीज है एसईओ टाइटल, मेटा टाइटल और ये मेटा डिस्क्रिप्शन। इन दोनों को हमने कवर करना है कि इस आर्टिकल के अंदर वो गूगल के अंदर क्या डिस्प्ले हो, और जो हम यहाँ लिखते जाएंगे यहाँ पे उसका प्रीव्यू विजिबल होता जाएगा कि गूगल में रिजल्ट्स में आपके पास ये ऐसा नजर आना है। ठीक है, तो ये अब हम करते हैं कि हमें कैसे मेटाज ऐड करने हैं और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहां तक सब क्लियर है? YOAST है शहबाज, YOAST, YOUST में नहीं आएगा, YOAST यूज की स्पेलिंग है उसमें आएगा। यूज्ड एसईओ डेट शो कर रहा है या आर्टिकल का पब्लिश हुआ है, वो आपके लिंक में नहीं शो कर रहा, स्लग के अंदर शो नहीं कर रहा, वो डिस्क्रिप्शन के साथ शो कर रहा है कि आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है। तो ये आर्टिकल मैंने कल पब्लिश किया है, कल 24 था। ठीक है, तो ये वो शो कर रहा है, इसको भी हाइड किया जा सकता है, लेकिन इसमें हमारा कोई इतना लेना देना नहीं है। हमने तो यूआरएल में से डेट निकाली थी, लिंक में से, वो लिंक से निकली हुई है, परमानेंट लिंक में अब डेट नहीं आ रही। तो यहां तक सब क्लियर है, तो मैं आगे चलूं? गुड हो गया जी। तो यहां पे देखिए आप मेटा टाइटल, फिलहाल देखिए मेटा टाइटल आपको नजर आ रहा है 6 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ आपके ना टैग्स होते हैं, मर्ज टैग्स वो लगे हुए हैं। टाइटल पेज, पेज का टाइटल यहाँ फैच हो जाए, सेपरेटर लगे, सेपरेटर में ये डैश लगी हुई है एंड पे, ये सेपरेटर है ये वाली। उसके बाद साइट टाइटल, तो साइट का टाइटल ई रोजगार बैच 11 था, वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये देखिए नीचे डॉट 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 लिखा हुआ है, ब्रेक भी हो रहा है। तो खैर हम तो ये यूज नहीं कर रहे, तो हम तो करने लगे हैं अपनी मर्जी से, या कुछ ऐड करना है तो मैं इसको खत्म करने लगा। अब अपनी मर्जी का टाइटल ऐड करूंगा, अपनी मर्जी की डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेटा टाइटल जो है ना, उसकी लेंथ आपने जो सब सर्च इंजन को मिला के, कुछ सर्च इंजन है वो 70 कैरेक्टर्स तक भी शो करते हैं, लेकिन गूगल जो है वो ज्यादातर 60 कैरेक्टर्स तक शो करता है। 60 कैरेक्टर्स तक आपका टाइटल गूगल रिजल्ट्स में शो करता है, बाकी ब्रेक कर देता है। जैसे यहां डॉट डॉट आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक टाइटल है, द 20 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप ऑन अ बजट, ये आपका सेपरेटर लगा हुआ, उसके बाद रफ और आगे डॉट 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 आ रहा है। तो इसका टाइटल लंबा हो रहा था, 60 कैरेक्टर्स को एक्सीड कर रहा था, तो उसने यहां पे ब्रेक कर दिया। ट्रैवल प्लस ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट ट्रिप ब्रेक कर दिया। तो अगर उस ब्रेक के बाद कीवर्ड होता तो इसका तो वो काम, इसका जो बेनिफिट है वो वेस्ट हो जाना था, पर इन्होंने कीवर्ड पहले यूज किए हैं, बट स्टिल रिजल्ट्स अच्छे नहीं लग रहे, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। डिस्क्रिप्शन आपकी है, अगर डिस्क्रिप्शन आपकी 160 कैरेक्टर से आउट हो रही हो, 160 कैरेक्टर्स से आउट हो रही हो, तो वो भी ब्रेक हो जाएगी। जैसे यहां पे ब्रेक हो रही होगी, ये ब्रेक हो रही है, ये ब्रेक हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये ब्रेक हो रही है, ये पूरी कंप्लीट है, ये ब्रेक हो रही है, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप खुद देखेंगे जो ब्रेक हो रहे हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन, और ये जो प्रॉपर नजर आ रहा है 25 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप, यूएस न्यूज ट्रैवल, और फिर ये नीचे जो है वो प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कितने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं, और इनका जो कीवर्ड है, जो चीज भी इन्होंने यूज की हुई है, वो भी इसके अंदर प्रॉपर नजर आ रही होगी, हर चीज प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है। तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जो हमें कैरेक्टर लिमिट गूगल की तरफ से दी गई है, जो रिकमेंडेड है, हम लोग वही यूज करें, जो गूगल दिखाता है हम वही यूज करें, हम क्यों उधर उधर जाएं। तो आपने जो टाइटल अपना मेटा टाइटल है ना, उसको 60 कैरेक्टर्स से आउट नहीं होने देना। 60 कैरेक्टर्स का मतलब है ये 2 5 2 कैरेक्टर हो गए, स्पेस 3 कैरेक्टर हो गए, बी 4 कैरेक्टर हो गए, ये 5 ये 6 ये 7 और उसके बाद स्पेस 8। तो स्पेस लगे, डॉट लगे, कोई डिजिट हो, कोई अल्फाबेट हो, वो सारा आपके कैरेक्टर्स के अंदर आता है। तो 60 कैरेक्टर्स आपके टोटल मैक्स आपने करने हैं, इसके नीचे नीचे रहना है, अगर आप मेटा टाइटल अपना ऐड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पूरा गूगल में शो हो। मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी लेस देन 160 कैरेक्टर्स, मैक्स 160 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं, 160 कैरेक्टर्स ऊपर ना जाए वरना वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो मैंने लिमिट्स आपको बता दी। यहां पे मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूं, ताकि आपको नोट करना है कि तो नोट कर लें। वर्बली बता दी है, मेटा टाइटल लेंथ should be less than बल्कि यहां पे आपको मिनिमम मैंने नहीं बताया,
मिनिमम लेंथ भी है। द मेटा टाइटल लेंथ भी शुड बी, द मेटा टाइटल लेंथ शुड बी बिटवीन 40 to 60 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो 40 कैरेक्टर से कम ना यूज करो, अपना जो पहले छोटी सी लिमिट दी हुई है आप उसको भी यूटिलाइज ना करो। तो ये ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि हमने कीवर्ड एडजस्ट भी करने हैं इसके अंदर। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ शुड बी बिटवीन 120 to 160 कैरेक्टर्स। ठीक है, आपने इसको यहां तक रखना है। तो मेटा टाइटल लेंथ शुड बी बिटवीन 40 to 60 कैरेक्टर्स, 40 मिनिमम, मैक्सिमम 60। और मेटा डिस्क्रिप्शन मिनिमम 120 और मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स आपने इसके अंदर रखना है। तो ये तो 160 मैक्सिमम यूटिलाइज करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम अपना कीवर्ड एडजस्ट भी करेंगे। ये दो बातें हो गई लेंथ के बारे में। उसके बाद इंक्लूड योर प्राइमरी कीवर्ड विद इन द मेटा टाइटल, include your primary keyword within the meta description at least once। ठीक है, ये आपने काम करना है। तो प्राइमरी कीवर्ड आपका जो है ना, जिसके लिए आपने आर्टिकल ऑप्टिमाइज किया है, जो इस केस में अगर मैं कहता हूं कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप है, तो वो मेटा टाइटल में भी एक बार आना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका एक बार कम से कम आना चाहिए। तो इन कैरेक्टर लिमिट्स के अंदर अंदर आपने इसको भी एडजस्ट करना है। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो मेटा टाइटल है उसकी कैरेक्टर लिमिट है 40 to 60 कैरेक्टर्स, और उसमें आप अपना प्राइमरी कीवर्ड भी यूज करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपकी लिमिट है 120 से 160 कैरेक्टर्स, और आप उसके अंदर भी अपना कीवर्ड यूज करेंगे प्राइमरी, एटलीस्ट वंस यूज कर लें। सलमान, मैं बता तो रहा हूं ना कि यूज तो गाइड कर देगा, लेकिन जो जहां पे यूज नहीं होगा वहां क्या करेंगे? वर्डप्रेस से हटके तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको उस तरह डिपेंडेंट नहीं करना कि यूज को देखो, जो कह रहा है वो कर दो। एंड पे बताऊंगा कि यूज क्या कह रहा है, लेकिन हमने अपना नॉलेज इंप्रूव करना है, हमने अपने एज पर नॉलेज काम करना है। यूज नहीं भी तो होगा ना, शॉपिफाई में यूज नहीं होगा, ऑल इन वन एसईओ पैक में यूज वाला बटन नहीं होंगे। ठीक है, कोई कस्टम साइट है या यूज नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। डेट निकालने का मकसद परमानेंट शॉर्टन करके ऑप्टिमाइज करना था। जी बिल्कुल, यस यस यस, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अब मैं आता हूं। अब मैंने जो बात यहाँ लिखी है कि 40 से 60 कैरेक्टर, उसमें टाइटल अपना कीवर्ड भी यूज करना है, तो मैं वो करने लगा हूं। तो भाई ये तो हमारा जो टाइटल है वो ऑप्टिमाइज इसके लिए हुआ है। ये सारा वैसे मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया हुआ है, ऐसा होता नहीं है, तो खैर अब लिखा हुआ है तो इसको मैं जरा ठीक कर लेता हूं। तो मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, 6 most beautiful countries to visit in Europe, 6 most beautiful countries to visit in Europe। तो ये मेरा टाइटल आ गया। अभी तक देखें ये यूज क्या कह रहा है, ये जो ऑरेंज शो कर रहा है ना, इसका मतलब है कि लिमिट अभी आपकी जो है ना, वो जो डिजायर्ड जो रिकमेंडेड है ना, उस पर पूरी नहीं गई, वो ग्रीन हो जाएगा जब वो हो जाएगी, और अगर उससे आउट हो गई तो फिर ये रेड हो जाएगा। तो 6 most beautiful countries to visit in Europe in 2020। मैं मतलब अपना कुछ भी बीच में कोई ऐसी चीज ऐड कर सकता हूं जो जिससे मुझे लगे कि लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इन 2020 करने से ये है कि ये लोगों को लगेगा फ्रेश आर्टिकल है, 2020 के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट ईयर अगर आ रहा है, मैं 2021 में कह देता हूँ कि कमिंग ईयर में कहां पे विजिट करना चाहिए आपको। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए कि जब लोग यहाँ पे देखेंगे और उनको नंबर्स नजर आते हैं जब, और इस तरह की कुछ चीज नजर आती है, तो फ्रेश एक फील आती है कि बिल्कुल एक नया लेटेस्ट आर्टिकल है, और फिर उसको क्लिक करके उसको पढ़ने की तरफ जाते हैं। तो ये आपके पास 6 most beautiful countries to visit in Europe in 2021। तो ये ग्रीन हो गया, मींस कि आप 40-60 कैरेक्टर्स के सेंटर में लाइक कर रहे हो उस टाइम। अगर आप इससे आउट हो गए तो ये आपको कहेगा जी आप आउट हो गए हो। इसके साथ क्या होता है कि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये स्पेस देके डैश लगा लें
और उसके बाद साइट का नाम लिख सकते हैं कि वेबसाइट जो आपकी है, जैसे इस केस में हम ये आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं ई रोजगार बैच 11 पे, तो ये बैच 11 आ गया। ठीक है, अब ये अगर मैं कुछ फैक्टर और यहाँ पे ऐड करूंगा तो देखिए रेड हो गया, ये आउट हो गई लिमिट। तो आपको मेन ये चीज चाहिए जिसमें आपका कीवर्ड भी है, कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, ये आपका कीवर्ड है, और साथ आपके पास अगर इस साइट का नाम ऐड करना है कर ले, नहीं भी करेंगे चलेगा, इन केस अगर आपका कीवर्ड और आपका जो बाकी टाइटल है वो ज्यादा स्पेस ले रहा है, और अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका मेटा टाइटल है। अब मेटा टाइटल में मैंने कीवर्ड भी एडजस्ट कर दिया क्योंकि मैंने अपना मेन टाइटल यूज किया और उसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा था। उसके बाद आ गई मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर आप लिखोगे 120 से 160 कैरेक्टर्स, और उसमें आपने अपना कीवर्ड भी यूज करना है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि असल में प्रिसाइज एक एक्सप्लेनेशन होती है आपके आर्टिकल की, कि इस आर्टिकल में जो कुछ आपने लिखा हुआ है ना वो क्या है और आप उसे क्यों क्या कवर करने जा रहे हो। ठीक है, तो लिखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। आप इसके लिए यहां से भी हेल्प ले सकते हो, ये जो बाकी लोगों ने लिखा हुआ है इससे भी थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, और खुद से भी लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आइडिया लेना है। तो मैं यहां पे कहता हूं इफ यू आर planning your next tour to Europe, you need to look at our list of 6 most beautiful places to visit in countries to visit in Europe। मतलब कोई भी एंगल से हो सकता है, आप ये जरूरी नहीं जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, किसी भी एंगल से होता है। मैंने कहा if you are planning your next visit to Europe, you need to look at our list of 6 most beautiful countries to visit in Europe in 2021। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये मेरी कैरेक्टर लिमिट भी पूरी हो गई, इसके अंदर मेरा कीवर्ड भी यूज हो गया और सब काम ओके हो गया। अब मेटा टाइटल मैंने क्या किया, 40 से 60 कैरेक्टर्स में यूज किया और साथ कीवर्ड भी एडजस्ट कर लिया। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने क्या किया, 120 से 160 कैरेक्टर्स में यूज किया और साथ मैंने इसमें कीवर्ड भी एडजस्ट कर दिया। तो ये ग्रीन जब तक है मींस के मैं कैरेक्टर्स के अंदर हूं। तो यूज ये बताता है, बाकी टूल्स नहीं बताते, या रैंक मैथ भी बताता है। उसके अलावा ऑल इन वन एसईओ पैक नहीं बताता, कस्टम साइट हो तो नहीं बताती, इसलिए आपको खुद से भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और यूआरएल जो ऑप्टिमाइजेशन थी स्लग, वो हम लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके हुए थे। तो अब मेरा अगर कीवर्ड कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप है तो वो देखो टाइटल में भी आ गया, वो डिस्क्रिप्शन में भी आ गया, वो स्लग में भी आ गया, वो इमेज ऑल टैग के अंदर भी आ गया, वो आर्टिकल के अंदर भी मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के आपके आर्टिकल को जो होता है ना कि स्कोर पूरा कर रहे हैं कि एसईओ वाइज इसका रैंक क्या है, वो उसके अंदर अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इन सारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि पूरी की पूरी रेलिवेंसी जो है ना वो निकले कि ये बात ही हो रही है सिर्फ जो यूरोप में कंट्रीज को विजिट करने के बारे में, ये सारी वही बात हो रही है। अब अगर मैं ऊपर देखूं तो ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है, 6 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप इन 2020 और डैश ई रोजगार, वो सब आगे उसने बता दिया। अब ई रोजगार को ब्रेक कर रहा है तो मे बी ये 70 कैरेक्टर को फॉलो कर रहा हूं। तो मैंने जैसे बताया कि मैं इसको निकाल भी सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं इसको ऐड लाजमी करूं ही करूं। तो आपने ऐड, क्योंकि इसका हमें कोई ऐसे बात बेनिफिट नहीं है, वैसे हम अपनी ब्रांडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं, असल चीज ये थी। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि एक लिमिट ओवर हो रही है आप इसको निकाल सकते हैं। ये आपके सामने इस तरह का फ्रेश लुक आएगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टाइटल आ रहा है और ये नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है और कंप्लीट शो होगी। जो ये प्रीव्यू दिखा रहा है आपको इस तरह गूगल में शो होगी। ये आपका डेस्कटॉप का रिजल्ट है कि अगर डेस्कटॉप से सर्च करेंगे तो ऐसे नजर आएगा, मोबाइल से सर्च करेंगे तो ऐसे नजर आएगा। तो ये आपको सब चीज दिखा रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। तो ये करने के बाद यूज के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, मतलब यहाँ तक मैं अपना नॉलेज यूज किया, मैंने वो ऑप्शन आपको पहले नहीं बताया, मैं अब एंड पे बता रहा हूं। यूज कहता है कि जो प्राइमरी कीवर्ड आप रैंक करना चाह रहे हो ना, आप उस कीवर्ड को पकड़ो। जिस तरह अगर ये इस केस में मैंने सपोज किया हुआ है कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, और ये जो ऊपर फोकस की फ्रेज का एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है
ये स्निपेट मतलब जहां मैंने ऐड किया है उसके नीचे ऊपर प्रीव्यू है, प्रीव्यू के ऊपर ये फोकस की फ्रेज का ऑप्शन आ रहा है, फोकस कीवर्ड का, इसमें पेस्ट कर दें जिस कीवर्ड के लिए आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, रैंक करना चाह रहे हैं। आप इसको ऐड करें, हम आपको स्कोर निकाल के बताएंगे कि आपकी आर्टिकल की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सही हुई भी है या नहीं, वो हम आपको बताएंगे। तो आप देखें जैसे मैंने ऐड किया, ये जो ऊपर एसईओ वाला सेक्शन है ना, ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट था। जैसे मैंने ये ऐड किया, इसने पूरे आर्टिकल को चेक किया और चेक करके मुझे बताया कि भाई तुम्हारी तो एसईओ बड़ी जबरदस्त है, गुड है। तीन होते हैं, रेड होता है बुरी है, पुअर, ऑरेंज होता है ओके, और ग्रीन होता है गुड। तो हमारी इस टाइम एसईओ गुड हो गई है। अब वो गुड क्या हुई है, उसने मेटा टाइटल चेक किया है, उसने यूआरएल चेक किया है, उसने मेटा डिस्क्रिप्शन चेक किया है, उसने आर्टिकल को चेक किया है, उसने इमेज को चेक किया है, इमेज का ऑल टैग चेक किया है, सब कुछ करके इंटरनल लिंक चेक किए हैं, एक्सटर्नल लिंक चेक किए हैं, वो करने के बाद उसने मुझे स्कोर दिया है ये वाला। तो ये स्कोर सिर्फ यूज्ड में मिलता है, और ये उन लोगों के लिए यूज्ड बना हुआ है कि जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो पहले यहाँ की फ्रेज ऐड कर लें और बाद में यूज की रिकमेंडेशन को फॉलो करते जाएं, तो वो एसईओ कर जाएंगे। बट आपने उल्टा करना है, हमें पता है ना, हमारे पास नॉलेज है, हम पहले सारा काम करेंगे, फिर हम यूज्ड में कीवर्ड देके देखेंगे कि जो काम हमने किया है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि उन साइट्स के साथ फिर क्या होगा जहां पे यूज नहीं है। तो इसलिए नॉलेज आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो ये अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने कीवर्ड ऐड किया तो यूज कर क्या रहा है, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, ये मेरे पास जहां पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है इसके नीचे एसईओ एनालिसिस का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें ये ग्रीन फेस बना हुआ नजर आ रहा है, स्माइली बना हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे ये जो एक एरो सा बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, तो नीचे उसने देखें सारे के सारे फैक्टर्स ओपन कर दिए जिसके बेस पे मुझे वो ग्रीन कह रहा है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले वो कह रहा है प्रॉब्लम्स, तो वो कह रहा है एक प्रॉब्लम ये है कि की फ्रेज इन सब हेडिंग यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग्स। तो वो कह रहा है कि आपने की फ्रेज सब हेडिंग में यूज की है, बट अब ज्यादा यूज करें। तो मसला क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक H1 यूज किया है और उसमें कीवर्ड है, और एक हमने H2 यूज किया और उसमें कीवर्ड है, बाकी H3 वगैरह में कीवर्ड नहीं था क्योंकि वो कंट्रीज के नाम आ गए थे। तो अगर हम एक आधा H3 वगैरह यूज करते तो ये भी एरर नहीं आना था, बट मेरे आर्टिकल में नहीं हो सका, मैंने कोशिश की नहीं हुआ, आर्टिकल की सेंस नहीं बनती, आर्टिकल में फिट नहीं हो रहा, तो मैं फिर इस यूज की इस वाली प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लूंगा। हाँ कर सकता हूं, मगर मैं हेडिंग वर्ड एडजस्ट कर लूं H3 जिसके अंदर मैं कीवर्ड यूज कर दूं तो ये इसको भी खत्म कर देगा, लेकिन नहीं भी करेगा तो मतलब इसका ये नहीं कि रैंक नहीं होगा मेरा आर्टिकल। ठीक है, तो अपनी नॉलेज पे बिलीव रखना है आपने। उसके बाद इंप्रूवमेंट्स कह रहा है कि ये किया जा सकता है। वो क्या कह रहा है कि द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस की फ्रेज अपीयर्स इन द एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगिनिंग। वो कहता है कि ये जो आपका मेटा टाइटल है ना, इसके अंदर आपका कीवर्ड आ रहा है कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, लेकिन स्टार्ट में नहीं आ रहा। कोशिश करें स्टार्ट में ले तो आपको ज्यादा एज मिलेगा। तो अगर तो आ सकता है तो ठीक है, नहीं आ सकता, मेरे से नहीं एडजस्ट हो रहा तो कोई बात नहीं, टाइटल में तो है। तो इसलिए ये इंप्रूवमेंट, ये एक रिकमेंडेशन थी, ये वो मस्ट नहीं कह रहा, प्रॉब्लम नहीं कह रहा। उसके बाद बाकी वो कह रहा है जी आपके आर्टिकल में आउटबाउंड लिंक है। आउटबाउंड लिंक मीन एक्सटर्नल लिंक, तो हमने इमेज के सोर्स को एक्सटर्नल लिंक किया था, इसलिए गुड कह दिया उसने। इंटरनल लिंक्स हैं आपकी साइट में, तो आप कल मैंने आपको एक इंटरनल लिंक भी लगा के दिखाया था, इसलिए ये भी गुड कर दिया उसने। की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन, की फ्रेज जो आपका कीवर्ड है वो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में है, तो जी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में यूज किया हुआ है, इस वजह से ये देखें यहाँ पे कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, ये फर्स्ट पैराग्राफ में यूज किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे उसने उसको भी ओके कर दिया कि ठीक किया आपने। उसके बाद की फ्रेज लेंथ, जो की फ्रेज है उसकी लेंथ जो है वो ठीक है, हाँ जी सही है, कीवर्ड की लेंथ की बात कर रहा है। की फ्रेज डेंसिटी, आपने कीवर्ड कितनी बार साइड में पूरे आर्टिकल में यूज किया, तो 3 बार यूज हुआ है, तो वो कह रहा है ओके, ये कहता है 1-2 बार यूज होना चाहिए, तो हमने अपने हिसाब से 500 वर्ड में 4-5 बार यूज करना था, तो खैर 3 बार वो कह रहा है इट्स ओके, अच्छा है, सही यूज किया हुआ आपने। उसके बाद की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें कीवर्ड है, तो मैंने किया है वहां पे ऐड। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ ठीक है, 160 कैरेक्टर से कम ही है, हाँ जी ठीक है। प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, ये वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई और आर्टिकल तो नहीं पब्लिश हुआ हुआ जिसमें सेम कीवर्ड को टारगेट किया गया हो, तो वो कह रहा है कि नहीं हुआ हुआ। अगर हुआ होता तो मसला ये होता है कि आप अपनी साइट में 2 आर्टिकल्स को आपस में कंपटीशन में ले आते हो, अगर एक ही कीवर्ड के लिए 2 आर्टिकल लिखते हैं तो वो भी हमने नहीं किया। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर कीवर्ड है जी है। टेक्स्ट लेंथ आपकी सही है जी, 614 वर्ड्स की हमारा टोटल आर्टिकल है, तो ये 300 वर्ड यूज रिकमेंड करता है, इस वजह से उसने इसको पास कर दिया। एसईओ टाइटल विड्थ, जो एसईओ का टाइटल है मेटा टाइटल, वो उसका लेंथ ठीक है, 60 कैरेक्टर से नीचे नीचे है जी सही है, 40 से ऊपर है सही है। की फ्रेज इन स्लग, कीवर्ड आपका स्लग के अंदर है, स्लग ये चीज जो है, ये चीज, ये जो यूआरएल है इसमें है, तो है हमारा विजिट कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप, तो ये भी उसने ओके कर दिया। तो इन सब की बेसिस के ऊपर उसने क्या किया कि हमें ग्रीन स्कोर दे दिया कि भाई आपकी एसईओ अच्छी है।
अब इसका हमें कोई इतना खास फायदा नहीं है इन ऑप्शंस का, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमने उसको इंप्लीमेंट पहले किया है और बाद में यूज हमें वाकई हमें इंडोर्स कर रहा है कि भाई जो आपने किया अच्छा किया। लेकिन जो लोग नए होते हैं वो क्या करते हैं कि वो यूज में आते हैं और आके सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग में आके की फ्रेज के अंदर अपना कीवर्ड लिखते हैं। ये जो की फ्रेज आ रहा है ना, फोकस की फ्रेज इसके ऊपर ये वाला, इसमें अपना वो कीवर्ड लिखेंगे। जैसे कीवर्ड लिखेंगे यूज नीचे बता देगा क्या मसले हैं क्या नहीं है, वो उसको देखते जाते हैं और चीजें ठीक करते जाते हैं, तो उनकी एसईओ ठीक हो जाती है। तो ये इस वजह से यूज का ये जो फीचर है काफी फेमस है और लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, ये जो बटन सिस्टम इसका बना हुआ है। तो फिलहाल हमारी एसईओ इज परफेक्ट, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है, ये आर्टिकल फुली ऑप्टिमाइज्ड है। यहां तक बताएं किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, इसको मैं अपडेट कर दूंगा तो मेरा ये मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर एक ऐड होगी। क्या क्या इस्लाम केमिस्ट्री टीचर टुडेज क्लोज टू कोविड आज इंशाल्लाह रेगुलर। जी जी, अब तो आज से छुट्टियां हो रही हैं तो प्लीज सब लोग रेगुलर आए। कैन वी अपडेट जी, कभी भी टाइटल एडिट किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जी बिल्कुल कभी भी टाइटल एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर 2022 करना है कर लें, कोई और चेंजेस करनी कर लें। मेरी वीडियो आपको दिन मेरे ख्याल थोड़ा सा दोबारा देखनी पड़ेगी जैसे ये लाइव होती है। इंसर्ट वेरिएबल क्या है इसमें, इंसर्ट वेरिएबल कहां पे, किसकी बात कर रहे हैं? उसके बाद इट्स अ प्लगइन, अच्छा हो गया हो गया हो गया, कंग्रेचुलेशंस, ऑल क्लियर क्लियर ऑल क्लियर ऑल डन। ग्रीन ना दो दे तो आलिया, जो नीचे रिकमेंडेशंस आ रही है उसको देखिए क्या चीज आपकी मिस हो रही है और आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको पहले इसलिए नहीं वहां पे किया क्योंकि मुझे आपके नॉलेज को पहले इंप्रूव करवाना है कि अगर ये बटन नहीं है तो आपको फिर भी बिलीव होना चाहिए कि आपने जो किया वो ठीक है, और बटन हो तो फिर तो आपको जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर सकते हैं। जी मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए भी हो सकता है बाबर, लेकिन रेलिवेंट टर्म्स, जिस तरह ये ना ये कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप है, तो यहाँ पे एक साथ कीवर्ड ये भी हो सकता है, यूरोपियन कंट्रीज टू विजिट हो सकता है, ठीक है, विजिटिंग इन यूरोप हो सकता है, ऐसे कीवर्ड्स हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कीवर्ड्स नहीं हो सकते। तो अगर वो हो तो कर सकते हैं आप। बाकी आर्टिकल गायब है, नासिर मुझे साइड दिखा देना अपनी। Key phrase in subheading more than 75% of your H2 and H3 has already reflect the topic of your copy. That's too much, don't over optimize. आपने ज्यादा बार हेडिंग्स में यूज कर दिया है, वो ये कुछ कह रहा होगा, एक्सेसिव यूज है, तो उसको थोड़ा कम कर लें। ऑल इन वन के मेटा से भी इस तरह ये जो नीचे ऑप्शन आया ना आपके पास, आर्टिकल के नीचे ऑप्शन आया यूज का, सारे ऑप्शन यही आने हैं। ऑल इन वन एसईओ पैक का ऑप्शन भी यहीं पे आना है, रैंक मैथ का ऑप्शन भी यहीं पे आना है। रैंक मैथ के अंदर भी फोकस कीवर्ड सिस्टम है, लेकिन ऑल इन वन एसईओ पैक में फोकस कीवर्ड का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आप ऐड करोगे। ठीक है, तो वहां वो ऑप्शन सारे के सारे आपके यहीं आने हैं। आपकी जो मेन पोस्ट या पेज होगा उसके नीचे एंड पे आपके पास ऑप्शन आया करेगा, आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी पोस्ट हैं, आपके पेजेस हैं, सबके अंदर ये लास्ट पे ऑप्शन आएगा यूज की इंस्टॉलेशन के बाद। ठीक है जी, तो ये अगर आपने कर लिया है तो इसके साथ ही हमारा जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। जो चीजें थी किधर गया, ये दो चीजें, ये हर पेज हर पोस्ट के साथ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर पेज और हर पोस्ट का कीवर्ड डिफरेंट होगा ना। ये वाला तो आपने लिखा हुआ है यूरोप कंट्रीज के लिए, कोई और लिखेंगे वो किसी और टॉपिक पे होगा, कोई और लिखेंगे वो किसी और टॉपिक पे होगा। तो हर एक आर्टिकल के साथ आपको अलग से काम करना पड़ेगा, हर एक पेज के साथ अलग से काम करना पड़ेगा जिसको रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहां तक हो गए। उसके बाद अब एक दो चीजें और हैं, हम करेंगे, भी टाइम है हमारे पास। यहां तक क्लियर है तो बताएं, मैं आगे मूव करूं। ऑल इन वन एसईओ पैक में जिसमें ये शो नहीं करता तो क्लियर करेगा। अच्छा, गॉट इट कर दिया आपने। अगर कीवर्ड रैंक नहीं हो रहा तो वो चेंज कर सकते,
जी बिल्कुल, कुछ भी बाद में किया जा सकता है, लेकिन अगर हम पहले रिसर्च अच्छी करके आए हैं तो इंशाल्लाह हम उसको कर ही लेंगे। होम पेज मोस्टली हैव मल्टीपल सर्विसेज डिटेल्स, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज होम पेज। बाबर एग्जांपल ये देता हूं कि अगर आप लोग की वेबसाइट है जिसमें आप एसईओ सर्विसेज, सोशल मीडिया सर्विसेज, उसके अलावा एड की सर्विसेज, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, सब कुछ दे रहे हो, उसका मेन होम पेज जो है ना वो सब सर्विसेज के रिलेटेड कंबाइन बना होगा, तो वो वेब सर्विसेज पे हो जाएगा। वेब सर्विसेज के रिलेटेड किसी कीवर्ड पे आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ठीक है। और जो इंडिविजुअल पेजेस होंगे वो स्पेसिफिक सर्विस के लिए करेंगे, तो फिर ऐसे होगा आपका। बताएं समझ आ गई तो। हम इंटरनल लिंक्स कैसे यूज करें, अभी मैंने सपोज किया, तो अभी सपोज कर लें, कंसेप्ट समझ आना चाहिए आपको, वरना हमारे पास आर्टिकल्स पहले होते तो उनमें से जो रेलिवेंट होता हम उसको ऐड कर देते, इंटरनल लिंक हो गया था। मैंने आपको लगाना बता दिया, सपोज करके बता दिया कि हमारे पास एक आर्टिकल है और हमने इसको कैसे एम्बेड किया है, कैसे हमने इसको लगाया है। अभी तो एक्सटर्नल लिंक यूज कर सकते हैं, इंटरनल यूज करना बताया तो है, और इंटरनल एक्सटर्नल में जो ओपन न्यू टैब वाला ऑप्शन है वो भी बताया था आपको। तो कॉन्सेप्ट आपके पास है ना। बाकी जब आप लिखेंगे, जब अपनी ब्लॉग बनाएंगे, उसमें मल्टीपल आर्टिकल्स होंगे, एक आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर उसके रिलेटेड कोई और आर्टिकल आपके पास पड़ा हुआ है जो मजीद डिटेल्स दे सकता है वहां पे लोगों को, उसको वहां पे ऐड कर दें, वो इंटरनल लिंक हो जाएगा। क्लियर है जी। चलें, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं साइट मैप। साइट मैप क्या चीज होती है। अब ना आप लोग तकरीबन जो है ना वो जो पेज लेवल चीजें है ना उससे निकल आए हो। पेज लेवल वाली चीजें तकरीबन यहां से निकल गई हैं, अब पेज लेवल वाली चीजें यहां पे नहीं रहेगी। अब साइट वाइड लेवल वाली चीजें आ गई हैं कि एक ही बार होंगी, पूरी साइट पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। अब वो चीजें ज्यादा आगे हमारे पास स्टार्ट होने लगी हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं कि उसको कैसे करना है हमने। अच्छा, तो यहां पे आ रहा है आपके पास एक्सएमएल साइट मैप, ये सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है। तो एक्सएमएल साइट मैप क्या चीज है उसकी बात करते हैं। क्लियर क्लियर, गुड हो गया। तो साइट मैप, वेबसाइट मैप, साइट मैप है ना, तो साइट किसको बोलते हैं, वेबसाइट के मैप की बात कर रहे हैं। तो मैप क्या होता है, एक नक्शा, पाकिस्तान का मैप है, पता ना मैप क्या होता है, सबको पता है। तो आपकी वेबसाइट का मैप, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट का नक्शा, वो बना के आप दे दें गूगल को, तो क्या उसका नहीं हो जाएगा। चलें, मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने पीयू लाहौर जाना है। पीयू लाहौर जाने के डिफरेंट रास्ते हैं। आप आ रहे हो फिर आप ठोकर से जा रहे हो, चलो ठोकर वाली साइड से आप जा रहे हो पीयू लाहौर में, सीधा किनाल वाला रास्ता है, एक रास्ता है कि सीधा किनाल पे जाओ, किनाल पे जाके जो आगे सिग्नल है कैंपस वाला उससे लेफ्ट हो और आप सीधा पीयू पहुंच जाएंगे। एक तो सीधी सीधी ये चीज है। कोई आपको गाइड करता है, आप ऐसे करें कि आप ना ठोकर से जाए सीधा वादद रोड, और वहां से वादद रोड से आए आप बेकेवाल रोड, या उधर से फिर आप राइट हो फिर आप पीयू में आए। पहुंच आप फिर भी जाएंगे पर गलत रास्ता बताया किसी ने, या आपने गलत रास्ता अडॉप्ट किया, लंबा रास्ता हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हो वहां से किनाल वाला रास्ता सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो या आपको कोई कहता है कि आप इस तरह करो कि आप यहां से जाओ सीधा, चले दो रास्ते ठीक है, तीसरा रास्ता मुझे याद नहीं आ रहा मैं कौन सा यहाँ कोट करूं। तो दो रास्ते पीयू लाहौर पहुंचना है। एक रास्ता है कि ठोकर से सिर्फ क्या आप किनाल पे चढ़े, किनाल पे जो है वो आप लेफ्ट हो कैंपस से और आपका पीयू आ गया, सिंपल रास्ता, सीधा सीधा आपको 5-7 मिनट लगने। और एक ये है कि आप ठोकर से सीधा मुल्तान रोड पे जाएं, मुल्तान रोड से आप उसमें वादद रोड पे जाएं, वादद रोड से फिर आप बेकेवाल आए, बेकेवाल से फिर आप टर्न लें राइट और फिर आप पीयू लाहौर आए। तो लंबा रास्ता अडॉप्ट किया आपने, पहुंचना आपने पीयू में लाहौर में ही है, लेकिन रास्ता गलत था, मैप ने आपको गलत शो किया। ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि गूगल गलती ना करे, गूगल आपकी जो साइट है ना, आपकी साइट के कितने पेजेस हैं, आपकी साइट की कितनी पोस्ट हैं, आपकी साइट की कितनी कैटेगरीज हैं, आपकी साइट पे कितनी प्रोडक्ट्स हैं, और कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर है, कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी के अंदर है, ये सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके अगर आप गूगल को बता देंगे तो गलती के चांसेस खत्म है। गूगल को गूगल की लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इंग्लिश में आपने कुछ लिखा है, उसको जर्मन में ट्रांसलेट करवा के अपने जर्मन किसी क्लाइंट को आप दे रहे हैं जिसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, तो गलती के कोई चांसेस नहीं है, उसको हर चीज वैसी समझ आएगी जैसे समझाना चाहते हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपने मीडियम वो यूज किया जो उसकी लैंग्वेज है। इसी तरह से अगर आप लोग गूगल को अपनी साइट का एक मैप बना के, एक नक्शा बना के दे देंगे कि मेरी साइट पे कहां पे क्या क्या चीज है,
तो वो वैसे ही उसको इंडेक्स करेगा, वैसे ही उसको देखेगा जैसे आप उसको दिखाना चाहते हैं। गलती के चांसेस नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी पेज के अंदर या किसी कैटेगरी के अंदर कोई गलत पोस्ट को ले आए, या किसी जो प्रोडक्ट किसी और कैटेगरी है उसको किसी और कैटेगरी में ले आए, या किसी कैटेगरी को पेज कंसिडर कर ले, पेज को पोस्ट कंसिडर कर ले। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको सपोज करवा रहा हूं, उसकी गलती के चांसेस नहीं होंगे कोई भी, खुद भी गूगल देख लेगा। लेकिन अगर मैप बना बनाया आप दे दोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को वो रास्ता बताने वाली बात बता दी कि पीयू लाहौर आना है, तो अगर ठोकर पे है तो सीधा रास्ता जो है वो कैंपस वाला है, जो केनाल वाला है, वो सीधा रास्ता है, वहां से कोई उसको कहेगा बताएगा तो फॉलो करके वो पहुंच जाए तो अच्छी बात है। अगर उसको नहीं पता, वो पूछते पूछाते जा रहा है, वो गलत बता रहा है, या उसको कुछ समझ नहीं आ रही, या उसने मैप लगाया हुआ उसको समझ नहीं आ रही, तो वो लंबा कोई टर्न लेके लंबा कोई वाया लेके आ जाता है, तो पहुंच तो फिर भी जाएगा, लेकिन वो इतना लंबा वाया बनेगा और उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चीजें जो है ना खराब हो सकती हैं, डिले हो सकता है और बड़े मामला है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का एक मैप बना के हम गूगल को दे देते हैं कि ये हमारी वेबसाइट का मैप है, इसमें ये पेजेस हैं, ये पोस्ट हैं, ये कैटेगरीज हैं, मिक्सअप ना करना आपस में। तो वो फिर गूगल इसको उसी तरह से देखता है, गूगल या हो जितने भी सर्च इंजन है, फिर वो उसी तरह से दिखता है जैसा मैप आपने बनाया हो। तो ये मैप बना के हमने देना है गूगल को। इतनी बात समझ आ गई, को कंसेप्ट समझ आया? मुल्तान रोड वाला बुरा है रास्ता ना, अच्छा तो नहीं है। ठोकर से मुल्तान रोड चले जाओ, मुल्तान रोड में मुल्तान चौकी से जाके वाज रोड पे चढ़ो, फिर बेकेवल मोड़ से आगे राइट हो और फिर आप आके पीयू में पहुंचो। जबकि ठोकर से सीधा सीधा किनाल पे जाएंगे तो कैंपस से लेफ्ट होना, आपके पास पीयू लोहर आ जाना। तो ये चीज समझ आई है ना कि मैप बना के हमने देना है। क्लियर? देखिए पहले ना मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, एक स्टेप आगे जा रहे होते हैं, अच्छा भी लगता है कि आप लोग क्यूरियस हैं कि चले आगे नई चीज भी सीखें, अगली चीज भी समझ आए, अच्छी बात है। मैं असल में चाहता हूं कि मैं जब जा रहा हूं तो मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं, कोई बंदा पीछे ना रह जाए, इस वजह से मैं ब्रेक लगा के पूछता होता हूं। ठीक है, तो अब वो मैप बनाना कैसे है, तो सारे मिलकर यूज्ड को दुआएं दें। जैसे ही हमने यूज्ड इंस्टॉल किया है, साइट मैप हमारा ऐड हो गया है, एक बिल्टन एक साइट मैप यूज्ड के थ्रू जनरेट हो चुका हुआ है। वो साइट मैप कहां से लेना है, कैसे पता चलेगा साइट मैप किधर है? ये वर्डप्रेस, अब ये मैं पोस्ट से बाहर जा रहा हूं, मैं पोस्ट से निकले लगा हूं और मैं जा रहा हूं जी आपकी जो लेफ्ट साइड बार है, लेफ्ट साइड बार के अंदर आपका जो यूज्ड का ऑप्शन ऐड हुआ था, वो ऑप्शन था ये वाला, लास्ट पे ये एसईओ ऑप्शन था। एसईओ के अंदर जर्नल, अपीयरेंस, सोशल, टूल्स, प्रीमियम, ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं लेफ्ट साइड बार में, डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड बार में एसईओ का जो ऑप्शन है यूज्ड का, उस पे जाके जर्नल पे क्लिक करूंगा। मैं आपको साइट मैप फाइंड करना बता रहा हूं, वरना साइट मैप ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का जो लिंक है, जो आपका main.com तक लिंक है, उसके लास्ट पे साइट मैप .xml ये लिख के एंटर करें, आपके पास साइट मैप आ जाएगा। बिल्ट इन साइट मैप जो भी इसका है, ये साइट मैप आ गया है। लेकिन मैं आपको निकालना बता रहा हूं कि ये लिखने वाला काम जो है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो वो यूज्ड में कैसे निकालते हैं साइट मैप, मैं वो बताने लगा हूं। वो आपने क्या करना है कि डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड बार के अंदर एसईओ में जर्नल का ऑप्शन आ रहा है, जर्नल के ऑप्शन पे करना है आपने क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये जर्नल ऑप्शंस ओपन हो गई हैं, जिसमें डैशबोर्ड, फीचर्स, इंटीग्रेशंस, वेब मास्टर टूल्स, ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने इसमें से क्या करना है कि डैशबोर्ड के साथ जो फीचर्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। जो यूज के सारे फीचर्स हैं वो आपके सामने नजर आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड, एसईओ, जर्नल, फीचर्स, ठीक है, ऐसे नोट करना है आपने। मैं याद करवाता हूं इसलिए आपको इस तरह से बताया। तो फीचर्स के अंदर अगर आप आए तो ये XML साइट मैप का ऑप्शन बना हुआ है। XML साइट मैप, XML लैंग्वेज, गूगल की लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम उसको कन्वर्ट करके दे रहे हैं। जैसे HTML होती है, जैसे PHP होती है, वैसे XML है। तो XML में हम कन्वर्ट करके क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई गूगल की लैंग्वेज XML है। जैसे जर्मन होती है, जैसे इंग्लिश है, जैसे इटालियन है, जैसे तर्किश है, वैसे XML सर्च इंजन की लैंग्वेज है, जिसको हम लोग जिसमें कन्वर्ट करके उसको मैप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसको प्रॉपर रीड कर सके। जितना हम उसको कंफर्ट देंगे, हमारी चीजें उसको अच्छी समझ आएंगी, वो हमारे साथ अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो डैशबोर्ड, एसईओ, जर्नल,
जनरल में फीचर्स, और फीचर्स में ये XML साइट मैप्स का ऑप्शन आ रहा है। इधर में आया, इसके सामने ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ नजर आ रहा है, ये ऑन है ऑप्शन, इसके सामने बना हुआ ये क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क को करूंगा मैं क्लिक। जैसे ही मैं XML साइट मैप्स के सामने जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है उसको क्लिक करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन, एक लाइन, एक कुछ ऑप्शन ओपन हुई है, मतलब स्क्रॉल, ये आपके पास एक लाइन, 1.5 लाइन आ गई है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एनेबल द XML साइट मैप दैट यूज्ड SEO जनरेट्स, सी द XML साइट मैप, रीड व्हाई XML साइट मैप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर वेबसाइट। तो ये रीड करना है तो पढ़ लो, और अगर देखना है कि आपका जो साइट मैप जनरेट हुआ है वो कहां पे है, कैसा है, तो सी द XML साइट मैप्स का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे स्ट्रेट अवे मेरा जो साइट मैप अभी जनरेट हुआ है यूज की तरफ से, ये लिखा भी आ रहा है जनरेटेड बाय यूज्ड SEO। ये यूज्ड SEO से पहले अगर आप इसको यहाँ पे आके चेक करने की कोशिश करते, साइट मैप लिखते भी स्लैश के बाद, तो ये आपको नजर नहीं आना था क्योंकि था ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका साइट मैप है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, डैशबोर्ड, SEO, यूज्ड की सेटिंग जो है उसमें जर्नल, जर्नल में फीचर्स, और फीचर्स में आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है XML साइट मैप्स। इसके सामने क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसको क्लिक करना है, और नीचे ये सी द XML साइट मैप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, ये आपके पास आपका साइट मैप आ जाएगा। तो ये साइट मैप है क्या, ये देखें इसमें क्या हुआ है। इसमें ये सबसे पहले जो ऑप्शन है पोस्ट साइट मैप, फिर पेज साइट मैप, फिर कैटेगरी साइट मैप, फिर टैग साइट मैप, फिर ऑथर साइट मैप। पोस्ट पे क्लिक करोगे, इसके अंदर सिर्फ पोस्ट आएंगी, जो एक आपकी हेलो वर्ल्ड सैंपल पोस्ट बनी हुई है, और एक आपका वो जो आपने पब्लिश की है कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप वाली, और जो एक है वो आपका होम पेज को एज मतलब उसको हर जगह कंसिडर करेगा, पेज में भी, पोस्ट में भी, हर जगह पे भी। तो ये आपकी बहुत सारी पोस्ट इसमें आ गई। पेजेस में जाओगे तो आपका जो सैंपल पेज है वो नजर आएगा, और आपका जो होम है, होम आपका हर एक के साथ आना है। एक सैंपल पेज बना बनाया इसमें आता है शुरू में, तो मैंने डिलीट नहीं किया हुआ इसलिए वो यहाँ नजर आ रहा है। तो पेजेस सारे यहाँ पे आएंगे। कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो एक ही कैटेगरी अभी तक है, तो वो कैटेगरी जो यूरोप वाली है वो नजर आ रही है, जितनी कैटेगरीज होंगी सारी यहाँ नजर आएंगी। उसके बाद पोस्ट टैग्स, तो हमने 2 टैग्स ऐड किए हैं, तो वो 2 टैग्स आपके पास ये नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऑथर साइट मैप है, इस पे क्लिक करें तो ऑथर मतलब जिसने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, तो एडमन अभी तक एक ही ऑथर है जो मैंने अकाउंट बनाया है, बस वही है, तो उसमें वो आ रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑथर्स हो, आप लोगों को वर्डप्रेस के अंदर यूजर्स बना सकते हो जो सिर्फ आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, तो डिफरेंट यूजर्स ऐड हो सकते हैं। अगर आप डिफरेंट लोगों को एक्सेस देना चाहते हो, उनको एज अ राइटर या एज एन एडिटर आप रखना चाहते हैं अपनी साइट पे, तो वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखें हर चीज को उसने, पोस्ट को, पेज को, कैटेगरी को, टैग्स को, ऑथर को, सबको सेपरेट सेपरेट कर दिए। और ये आपका मेन लिंक है जिसके ऊपर ये सारे साइट मैप पड़े हैं। गूगल यहाँ आएगा, गूगल फिर देखेगा अच्छा ये पोस्ट है, ये पेजेस हैं, ये कैटेगरीज हैं, ये पोस्ट टैग्स हैं, और ये ऑथर साइट मैप है, और इनको इसी तरह से इंडेक्स करेगा। तो गलती के चांसेस तो है ही नहीं, जैसा मैप आपने स्ट्रक्चर बना के दिया है गूगल उसी को फॉलो करके आपकी पूरी साइट को इंडेक्स कर लेगा। नहीं भी दोगे तो गूगल फिर भी करेगा, लेकिन ऐसे दोगे तो फिर गलती के कोई चांस नहीं है। होता है ना कि कभी आपने उबर क्रीम में हुआ हो, तो आप एक स्ट्रीट में हो, आपके पिछले स्ट्रीट में या नेक्स्ट वाली स्ट्रीट में चली जाती है, गलती होती है, कहीं ना कहीं उसके मैप में गलती है, नेविगेशन के अंदर वो एड्रेस वो प्रॉपर ऐड नहीं है, इस वजह से गलती हो रही होती है। तो अगर हम वो ऐड कर रहे हैं तो गलती नहीं होती, वो ऐड करना भी मैं आपको बताऊंगा जब हम लोकल एसईओ की बात करेंगे। तो ये आपका मैप है जी, ये मैप बना के देना है, और इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा, थैंक्स टू यूज्ड कि यूज्ड ने ऑटोमेटिकली ये साइट मैप बना दिया हुआ है। तो ये साइट मैप आपका बस यहां तक आपको पता होना चाहिए था फिलहाल। अल्लाह यूज को चलते डेली लॉन्ग यूज्ड, अच्छा स्टेबलेस यूज्ड, थोड़ा जूम अली नजर आया था। यस्टरडेज लेक्चर में हम लोगों ने किया है परमल लिंक, यूआरएल, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक, इमेज, और क्या था मेन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, परमल लिंक, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स किए थे, और इमेज को रिपीट किया था मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये मैंने अच्छा खासा जूम किया हुआ था। तो इसमें आपने यूज्ड में आपका जर्नल में फीचर्स में XML साइट में आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सीधा XML साइट मैप का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करें, ये आपके पास साइट मैप ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हर पूरा ऑर्गेनाइज वे से मैप बना हुआ है, पोस्ट अलग है, पेजेस अलग है, कैटेगरीज अलग है, और ये जो मैप है ये आप गूगल को सबमिट करोगे। जी रैंक मैप भी खुद ही बना देता है, और जो ऑल इन वन एसईओ पैक है वो भी फीचर देता है, उनमें साइट मैप बन जाता है।
ठीक है, साइट मैप, ये जो आपके पास लिंक आया मैंने आपको सिंपल निकालना बता दिया ना कि यूज से कैसे निकालते हैं। और अगर आपने शॉर्टकट देखनी है तो भाई ये जो आपकी साइट है ना .com तक, ये जो मेन साइट होती है .com .net .org जितनी भी साइट होती है, इसके लास्ट पे ना लिखो स्लैश और साइट map.xml लैंग्वेज में है तो वो लिखना है, ये एंटर करो, आपका साइट मैप जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो .com .org जो भी साइट है ना उसके लास्ट पे लिखो साइट मैप .xml। तो हालांकि इसका लिंक और था, ये इसका सिलेक्ट था साइट मैप _index.xml यूज्ड का, ये सिर्फ यूज्ड का इस तरह से होता है या रैंक मैथ का, वरना साइट मैप .xml सिंपल होता है। तो जो भी था वो आपको ऑटोमेटिकली ले गया, आपने तो सिर्फ लिखा है साइट मैप .xml, ये लिख के एंटर किया है और वो ऑटोमेटिकली आपको साइट मैप पे ले आया। तो ये शॉर्टकट है अगर आप ये लिखना चाहें, लेकिन मैंने इसलिए इस पे फोकस ज्यादा नहीं कर रहा कि आपको लगे ना कि याद रखना पड़ना है या कुछ ऐसी चीज है, नोट डाउन कर लें, इस तरह से ओपन कर लें, इस तरह से नहीं तो आपके जिस तरह यूज्ड में सेटिंग में जाके मैंने निकाला है, ऐसे ऑल इन वन एसईओ पैक पे भी निकाल सकते हो, ऐसे रैंक मैथ पे भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास साइट मैप बना हुआ बनाया आ गया। खुद ही बनाया, मैंने नहीं बनाया, यूज्ड को इंस्टॉल किया और बन गए। सबमिशन का बाद में सबमिशन वाली बात छोड़ दो, सिर्फ ऐड जो निकालना बताया, जो मुझे किसी ने मदीहा ने कहा रिपीट कर दे, मदीहा समझ आ गया, मैंने भी रिपीट भी किया है। फिर कर रहा हूं एसईओ में जनरल सेटिंग, लेफ्ट साइड बार में एसईओ में जर्नल में फीचर्स, और फीचर्स में ये जो साइट मैप एक्सएमएल आ रहा है इसके सामने क्वेश्चन मार्क है, इसको क्लिक करें और सीधे एक्सएमएल साइट मैप, ये आपके पास साइट मैप आ गया। ये सारा स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ आपके पास नजर आ रहा है, हर पेज पोस्ट हर चीज अलग अलग है। और अगर डायरेक्टली फाइंड करना चाहते हैं तो जो अपनी आपकी .com तक जो भी वेबसाइट है उसके लास्ट पे साइट मैप .xml लिखें, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके साइट मैप पे ले जाएगा। तो ये साइट मैप यूज ने आपके लिए बना दी है। साइट मैप इज हेल्पफुल, मैंने बता तो दिया आपको कि मैप नक्शा दे दोगे यार। आप देखो फर्स्ट टाइम आप चले गए हो फैसलाबाद में, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम कराची में चले गए हो, आपको वहां पे वो कहता है यार इस जगह पे आ जाओ, चलो शुक्र करो नेविगेशन है, कुछ लगा लोगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नेविगेशन नहीं, आप लोगों से पूछते पूछाते जाते हो, आप एक लंबे वाय से लेके आधा घंटा सफर ज्यादा करके उस जगह पे पहुंच रहे हो, ठीक है। और जबकि आपको अब तो व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर रहे हैं तो आपको फौरन पता लग जाता है यार मैंने कहां से जाना है, या पहले कहीं गए हो उस साइड पे तो आपको पता है कि यार मैंने किस पाथ को फॉलो करना है और कैसे पहुंचना है, और आपका आधा घंटा बच जाना था। तो साइट में यही है कि गूगल को आपकी साइट को रीड करने में, आपकी साइट को प्रॉपर देखने में, उसका स्ट्रक्चर समझने में जो टाइम लगना था ज्यादा, आपने उसको शॉर्ट कर दिया, आपने खुद से इसको समझाया, उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे दिया, ये लो भाई ये मेरी साइट का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे ही इंडेक्स करो, इसको ऐसे ही फॉलो करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसको इधर उधर करने की। तो हमने उसके लिए कंफर्ट दी, हमने उसको उसकी लैंग्वेज के अंदर एक मैप बना के दे दिया, स्ट्रक्चर बना के दे दिया, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहा करेगा। अब नई पोस्ट बनाओगे, नई कैटेगरीज बनाओगे, जो मर्जी करोगे, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहा करेगा। ये साइट वाइड है, एक बार बन गया, एक बार आप सबमिट करोगे, सबमिशन वाला काम अभी नहीं, आज नहीं करना, तो जब करोगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहा करेगा। आगे समझ? जी आलिया, जब आप बाय करोगे प्रॉपर, मैं इसमें भी सबमिशन करना बताऊंगा आपको, कुछ चीज छोड़ूंगा नहीं मैं यहाँ पे कि आप अगर उसको कुछ चीज ऐसी है जी नहीं जी वो साइट होगी तो होगी, करेंगे सब काम हम इसमें भी, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आप खुद करेंगे। अफजल कैटेगरी के क्या कह रहे हो, पोस्ट की कैटेगरी की बात कर रहे हो, क्या उसमें रिपीट क्या करूं? कैटेगरी ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने कहा था कि पोस्ट के नीचे एक वेबसाइट है ना, मल्टीपल कैटेगरीज वहां पे होती है, ट्रैवल हो सकता है वहां पे, स्पोर्ट्स हो सकता है वहां पे, हेल्थ हो सकता है, फिटनेस हो सकता है। तो अगर जिस तरह भी आप आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो तो वो कैटेगरीज आप ऐड कर लो, और जो पोस्ट जिस कैटेगरी के रिलेटेड हो आप उसको उस कैटेगरी में ऐड करते जाओ। तो कैटेगरीज वो मैंने ये बताया था कि आप कैटेगरीज ऐड कर लें ताकि आपकी वेबसाइट ऑर्गेनाइज रहे। ये यूरोप है ना, फिलहाल नहीं ऐड करनी है तो यहाँ पे नाम लिखें, उसका स्लग लिखें और ऐड कर दें, एक और कैटेगरी ऐड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ एशिया, एक जी मैं एशिया के लिए और स्लग में भी एशिया लिख दिया, और यहाँ पे मैंने इसकी पेरेंट कैटेगरी, अगर वो यूरोप होती तो पेरेंट कैटेगरी बना सकता हूँ, लेकिन ये इटसेल्फ एक सेपरेट कैटेगरी है
तो एशिया लिख के ऐड न्यू मैंने किया, यहाँ पे देखना एशिया भी ऐड हो जाएगी। तो जब आप आर्टिकल पब्लिश करोगे तो वहां पे दोनों ऑप्शन आएंगे, कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए आपकी साइट को जी पब्लिश करके एडिट किया जा सकता है। पिक रीनेम क्यों नहीं हो रही? जहां पे भी पिक डाउनलोड की हुई है, ये देखें ये पिक है, जहां पे भी है डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड्स में जहां पे भी, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ये रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें, ये आपकी पिक्चर, इसको रीनेम कर लें, इसको जो भी करना है कर लें। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। और देख लो 70 लोग रह गए, गायब हो गए सब। अभी 1 बजा है, आधा घंटा रहता है लेकिन गायब। चलो पता लग गया था अभी। मोहम्मद साइम अरशाद, साइम मेरे पे गुस्सा तो नहीं है? इट्स जस्ट लाइक गिविंग समवन योर एड्रेस, योर मतलब एक अपना नेविगेट, मतलब इसको पाथ देना फॉलो करके जिधर वो आप तक पहुंच सकता है। तो गूगल खुद भी समझ लेगा। मतलब मैं अगर किसी को जी मैं बैरीटाउन में रहता हूँ और फलां ब्लॉक में फलां जगह पे रहता हूँ, वो किसी तरह से बेचारा पूछता पूछाता करता करता आ तो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको गाइड कर दूंगा प्रॉपर तरीके से, उसको समझाऊंगा यार कि यहाँ से आई, यहाँ से लेफ्ट हो जाए, यहाँ से राइट हो जाए, और उसको फॉलो कर लेता है तो वो जरा इजीली पहुंच जाएगा। तो इसी तरह हम गूगल को कंफर्ट दे रहे हैं कि उसको हम खुद से बता दें कि क्या चीज कैसे है। प्लगइन में क्लासिक एडिटर इंस्टॉल नहीं हो रहा। मैंने आज आपको एक और प्लग इंस्टॉल करके दिखा दी है। कहां पे इशू आया आपको प्लगइन्स का? आगे करेंगे जी कि रोक दें यहाँ पे? बस मैंने वैसे रोबोट्स भी लिखा हुआ था लेकिन रोबोट्स आज हो नहीं पाया। वो जो स्टार्ट में 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ले गया हूँ, वो रोक लेता तो आज रोबोट्स भी हो जाने थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 बजे तक लेक्चर खत्म करने की, और अभी मैं आगे मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही, इसलिए क्योंकि बंदे तो गायब हो गए। 20 लोग गायब हो गए। कल आगे उन्होंने कहना है जी मैंने देखा नहीं है, शायद वो आज देख भी लें बाद में, लेकिन मुझे फिर ये होता है कि वो ये ना कहें कि हमने देखा नहीं, कुछ किया नहीं। जी मैं चेक कर लेता हूँ। सलमान आपको तो आता है यार, आपको तो आता है, आप तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे असल में देखो 69 एक और कम हो गया। देखा डिमोटिवेट कैसे कर रहे हैं सब। वो कह रहे हैं ना ना आगे नहीं बढ़ना, यहीं पे रोक दो बस। द बोर्ड्स, गूगल एनालिटिक्स, ये 4 चीजें तो कल करनी है हमने लाजमी। चले कल से यार, कोई बात नहीं। ये देख लो मेटाज ऐड किए हैं, और मेटाज ऐड करना है आपने साइड में, ऑटोमेटिकली बना बनाया आ गया है। अब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये कितना को बड़ा काम होना है, छोटा सा काम है ये, तो ये कर लेना। चलें जी, और कुछ नहीं होगा। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, यहां तक ही खत्म। कल मैं, आज मैंने 15 मिनट ऑलमोस्ट टाइम ले लिया स्टार्ट में, कल नहीं 15 मिनट नहीं होंगे, कल इंशाल्लाह 10 मिनट फर्स्ट वाले मैक्स स्टार्ट कर देंगे। वो 5 मिनट बचते तो, क्योंकि मैंने 1 बजे से 5-7 मिनट पहले वो बोर्ड स्टार्ट कर देने थे, तो मैंने 1 बज के 5 मिनट तक खत्म कर देने थे। तो वो थोड़ा सा जो है ना, वो है वो बबलर नहीं बनना, फोकस्ड बने, फोकस्ड। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस प्लीज मार्क करके जाना, कोई लोग अटेंडेंस मिस ना करें। कोई बात नहीं महेश, अभी तो आज लास्ट डे है मेरा ख्याल है। आज के बाद तो यूनिवर्सिटीज का तो वैसे ही क्लोज हो रही हैं, तो वो वाला इशू तो खत्म हो जाएगा। मींस कि आप ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो आप ले सकेंगे। होपफुली कल से स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब वर्कआउट वीडियो जी मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ, आज अपलोड कर देता हूँ। हर रोज स्टोरी सुनाओ जी। काश मैं देख लूंगा प्लगइन के लिए। फिर जी जी, कोई भी इमेज सारा जो अपलोड करने लगेंगे ना, उससे पहले उसको रीनेम करना है, ठीक है। और जब आप किसी पुरानी साइट पे काम कर रहे होंगे ना, किसी साइट, ऐसी साइट पे जिसपे ऑलरेडी मतलब बहुत सारी इमेजेस पहले से हैं, तो फिर आप रीनेम वाला पार्ट स्किप करोगे, क्योंकि आप अब इमेजेस को डाउनलोड करके रीनेम करके दोबारा री अपलोड नहीं कर सकते। फिर हम इमेज आल टैग लगा देंगे। इमेज को रीनेम करते हुए स्पेस की जगह डैश लगाना है। मैंने कहा था स्पेस अगर रहने दोगे तो गूगल उसको परसेंटेज रीड करेगा, तो आपने डैश लगानी है। शाइस्ता आपको बता रहा हूं,
जी जी, मुबशर प्लीज बताएं। और बाकी किसी ने स्ट्रीम पे आना है तो वो भी आ सकता है जी, क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछने हैं। जी, फीचर नेम इमेज को भी रीनेम करना है, सब इमेजेस करना है। थोड़ी गैप के साथ साथ ना, डेली डेली स्टोरी मैं कहाँ से लिखे हूँ यार। मैंने माहिर बड़ा पहले बताया था। मैंने फ्रीलांसिंग कैसे सीखी थी बहुत पहले बताया था मैंने। मैंने फ्रीलांसिंग कैसे सीखी जी, आई वॉज इन पंजाब यूनिवर्सिटी, और मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, उसने बैचलर्स किया था, और बैचलर्स में वो फिर उसके बाद कोई खास मतलब सलाम दुआ नहीं रही। उसके बाद काफी गैप आ गया, वो एक साल 1.5 साल बाद जब मैं मास्टर्स कर रहा था, एक बार मुझे उसका मैसेज आया फेसबुक पे, वैसे ही गपशप हुई। उसने बोला कि मैं यूफोन की फ्रेंचाइज में काम कर रहा हूँ, और यूफोन की, अगर मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, अच्छा मैं स्टोरी सुनाऊँ, अब क्वेश्चन आ गए इतने ज्यादा। अच्छा, मुझे वीडियो नहीं बन रही एनिमेटेड, डूडली वीडियो एफेक्ट्स वगैरह को यूज कर लो। Articles on Google Docs and then copy their material from Google Docs to MS Word. Still heading will remain in the, जी बिल्कुल। आप कॉपी पेस्ट क्यों करना है, आप राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लें सेम फाइल को। आर टेक्स्ट सब इमेजेस में लगाएंगे, अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, तो देखेंगे वो ठीक है या नहीं है, नहीं तो चेंज करेंगे। और एक इमेज जो फीचर्ड मेन इमेज है उसमें आप अपना कीवर्ड एडजस्ट करेंगे कम से कम एक में। कैन वी अपलोड आवर कीवर्ड रिसर्च असाइनमेंट ऑन आवर पोर्टफोलियो, जी इसलिए तो करवाया आपको। एंड पे प्लीज कल वाले लेक्चर के कुछ पॉइंट्स बता दें, इट वाज द ओनली लेक्चर दैट आई मिस्ड। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने असल में वो पॉइंट्स क्या है जी, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स हैं, और क्या था, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन थी, परमालिंक स्ट्रक्चर था। तो ये पॉइंट्स थोड़े लंबे चौड़े हैं बिल्कुल काम करते हुए 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। आप ऐसे करें, ये प्लीज कोई इनको गाइड करो, कोई ना कोई मैसेज कर दो, इन्हें बोल दो कि आपसे कांटेक्ट कर लें, इनको गाइड कर दें, और बेशक अपनी साइट के ऊपर छोटा सा वीडियो बना के इनको दे दें किसी तरह से भी। और फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो फिर आई एम ऑलवेज हियर। जी जाहिर बात है, जिस टॉपिक पे साइट बनाएंगे उसके रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे। प्लीज राइट डाउन नेम्स ऑफ द साइट्स और एप्स ऑन विच यू वी कैन मेक एनिमेटेड वीडियोस फॉर गिग। असल में ना कैनवा भी अलाउ करता है, आप ना सिर्फ गूगल पे लिखें एनिमेटेड वीडियोस सॉफ्टवेयर फॉर फ्री, टूल्स फॉर फ्री, डूडली है, वीडियो एफ एक्स है, उसके अलावा कैनवा के ऊपर है, वो और स्टाइल की बनती है वो। तो इस तरह काफी सारे हैं, कोई से भी यूज कर लें, क्योंकि मैंने भी कुछ सारे यूज नहीं किए, वीडियो एफ एक्स थोड़ा सा यूज किया हुआ है, उसके अलावा एक और था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो यूज किया हुआ है, ज्यादा यूज नहीं किया है मैंने। फाइवर पे क्लाइंट का डायरेक्ट मैसेज आया कि किसी गिग पे नहीं आया, उसने स्काइप पे लिंक मांगा है और एनडीए साइन करने का कहा है। हमजा कहाँ पे, अच्छा फाइवर पे है। उसे कि मैंने ये स्टे करना है क्योंकि इट्स अगेंस्ट फाइवर पॉलिसीज। और बाकी ये कि स्काइप तो आप दे ही नहीं सकते, अगर वो शेयर करता तो शायद हम उससे बात कर लेते, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर देते तो उसे कहीं नहीं, इट्स अगेंस्ट फाइवर पॉलिसीज, सो आई कांट गिव यू एनी पर्सनल डिटेल्स, एनी पर्सनल कॉन्टेक्ट। कैन यू प्लीज प्रोसीड हियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे भी बात करके स्टार्ट करें। महीन कह रही है कि मैं गाइड करूंगी, तो जिन्होंने मुझसे भी पूछा है कल वाले लेक्चर का, प्लीज महीन से कांटेक्ट कर लें। सर ये मेरी फर्स्ट गिग है, काइंडली आप इसको रिव्यू कर दें और मिस्टेक है उनको मेंशन कर दें, मुझे ये मैसेज कर दें। ये असल में ना यहाँ से ओपन नहीं होना, आप मुझे मेंशन कर दें, मैं इसको देख लूंगा। और एक फ्रीलांसिंग का लेक्चर भी रखते हैं कल के बाद, शायद मैं परसों फ्रीलांसिंग पे आ जाऊँ। कल परसों छोटा लेक्चर है, तो हो सकता है हम फ्रीलांसिंग को सिर्फ डिस्कस कर लें। और आप लोगों की गिग शीट मैंने भी शेयर इसलिए नहीं की, मतलब जहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक्स लेने हैं, क्योंकि वो मेरे मुझे भी मिली नहीं है। मैं पूछता हूँ आज या सबसे फिर शेयर करता हूँ। पेड है वो, क्रैक वगैरह फाइंड करें। कैन यू गिव वेबसाइट लिंक टू आवर क्लाइंट टू शो आवर वर्क। ये वाली प्रोफेशनल इतनी नहीं है, इस वजह से ये वाला तो ना दें। इससे बेटर है आप कोई wordpress.com पे बना लें, विक्स पे बना लें, अगर फ्री बनानी है तो। जब वो हम करेंगे तो आप वहां पे पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर साइट लेके करें। जी हमजा मैं चेक कर लेता हूँ। उसामा है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक।
अच्छा सर, ये मैंने ना अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था ठीक है। स्क्रीन टाइम बेबीज से रिलेटेड ना, कि उसको ठीक है। मतलब करना चाहिए, कितना उनको टाइम देना चाहिए, कितना नहीं। तो सर मैंने इसका एसईओ साथ साथ ही कर रहा था, जैसे आप लिखवा रहे थे ना, बता रहे थे। तो ये ग्रीन आया एसईओ। तो ठीक मैंने है। बात ये की थी कि मेरा फोकस कीवर्ड है बेबीज एंड स्क्रीन टाइम, ठीक है, लेकिन जो मेरा क्या है? बेबीज एंड स्क्रीन टाइम, ठीक है। ठीक है। लेकिन जो मैंने ब्लॉग लिखा है ना, इसके अंदर जो मेरा टाइटल था ना, H1 जो था हेडलाइन, उसके अंदर मैंने लिखा है गाइडलाइंस ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर बेबीज एंड टोडलर्स। हम्म। तो सर इससे कोई मतलब मसला तो नहीं होगा ना? असल इसका में टाइटल। आपने आपने मतलब मीनिंग इसका यही है। आपने वो जिस तरह से बोला ना कि सिनोनिम्स और इस तरह की चीजें यूज करें, जी जी। तो यूज वैसे ही हुई है। लेकिन उसमें ऐसा है कि अब करना क्या है आपने कि उसमें कोशिश करें कि कीवर्ड एडजस्ट प्रॉपर कर लें, प्राइमरी कीवर्ड को यूज कर लें। ठीक हो गया सर। हाँ जी, वो यूज कर लें तो वो बेटर रहेगा। आप हेलो। टाइटल का क्या जी, सर ब्लॉग? टाइटल में अपना प्राइमरी कीवर्ड एग्जैक्ट यूज कर लें, उसको जो वेरिएशन है वो यूज ना करें। वैसे तो इस तरह भी चल जाएगा, लेकिन प्राइमरी को कम से कम जो है ना वो बगैर ब्रेक किए प्रॉपर रखें, वो ज्यादा बेटर है। तो सर ये जो ग्रीन एसईओ है जो आपने बताया था ग्रीन हो जाएगा, तो इसका जी जी। क्या मतलब है? अगर हम कोई वेबसाइट बनाया वो ना, हो। उसने सिनोनिम उसने सेम मीनिंग के जो उधर आप देखो ना, तो जैसे मैंने अपना प्रॉब्लम वो मुझे बता रहा था कि उसके जी जी। सिनोनिम सेम मीनिंग के वर्ड्स को यूज करो, तो आपका जो वर्ड यूज हुआ हुआ है टाइटल में वो तो सेम मीनिंग का ही है, तो जी वो जी। इस वजह से पास कर रहा है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप प्राइमरी कीवर्ड को एग्जैक्ट यूज करें। तो इस वजह से मैंने आपको यूज के बाद में करवाया है। पहले मैंने आपको बोला है कि भाई क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं, और उसके बाद फिर हम यूज से कंफर्मेशन ले रहे हैं। तो इसलिए हमने टूल पे 100% रिलाई नहीं करना, साथ अपना नॉलेज भी यूज करना है। प्रॉब्लम सर सिर्फ एक ही दे रहा है इधर, सिर्फ इंटरनल लिंक्स वो मैंने लगाए ही नहीं थे, वो बाकी लगाया सारा नहीं होगा। गुड रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है। तो सर ग्रीन एसईओ का मतलब ये है कि अगर हम अपनी वेबसाइट बनाएं और बिल्कुल उसको इसी तरह ऑप्टिमाइज करें एसईओ, और उसको ये मतलब आर्टिकल अच्छा है आपका, ये इस आर्टिकल आर्टिकल की SEO अच्छी है, टेक्निकली ये आर्टिकल अच्छा है, इसका कंटेंट ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक हो ठीक है। गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको नेक्स्ट फिर ऑफ पे जैसी जो बैकलिंक्स वगैरह होंगे हम उस पर मूव करेंगे, और अब उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निकली हमारा काम इस पे कंप्लीट हो गया, ये आर्टिकल अब प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो चुका हुआ है। और हो सकता है कि अगर आपकी प्रॉपर वेबसाइट है, आपने प्रॉपर वेबसाइट को पब्लिश किया हुआ है, तो सिर्फ इतना सा करने से, और ये मैं इंडेक्सेशन जब बताऊंगा वो करवाने से, कुछ दिन में आप देखो कि आपका आर्टिकल टॉप 10 पेजेस में कहीं ना कहीं पे फॉल कर रहा है, कहीं ना कहीं आ रहा है। फिर ठीक हो उसको गया। मजबूत लेके आना है, तो उसमें फिर हमें उसके लिए ऑफ पेज ऐसी और बाकी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया सर। एक लास्ट बात थी, जो फाइवर पे एक मतलब सर्विस लोग सेल करते हैं कि मैं आपका हम्म। पब्लिश जो ब्लॉग है ना वो पब्लिश कर दूंगा इतनी साइट्स ठीक के है। अंदर, ठीक 80 है। 90 100 प्लस। तो सर वो उसका उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएंगे? जी जी, बैकलिंक्स करनी है, हमने प्रॉपर करेंगे। ठीक हो गया सर। हाँ जी। थैंक वो यू। ऑफ पेज होती है। ओके। जी। ओके। चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा जी। इफ वी पिक फ्रॉम गूगल विदाउट यूजर्स राइट्स एंड गिव सोर्स लिंक फ्रॉम वेयर वी टुक द पिक, इवन देन देयर विल बी कॉपीराइट इशू। मतलब हो भी सकता है, लेकिन जब आप किसी को लिंक देते हो ना, तो जब वो देख भी लेता है तो फिर वो थोड़ा सा, अगर गुस्से में भी हो तो वो थोड़ा सा फिर लाइट लेता है उस चीज को, क्योंकि उसे पता है कि लोगों को बता रहा है कि मेरी चीज है। 330 इंप्रेशन 4 क्लिक्स। महीन डेस्कटॉप से देखें पर किक क्या हो रहा है, कौन सी किक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब यह है कि 330 लोगों का इंप्रेशन आपकी गिग पे आया है, सर्च करने के बाद आपकी गिग्स को स्क्रॉल करते हुए नजर आई है, उनको नोटिस किया ही नहीं किया, और उनमें से 4 लोगों ने क्लिक करके आपकी गिग को ओपन करके उसको पढ़ा है, उसको रिव्यू किया है। तो इंडिविजुअल स्टैट्स देखनी है तो आपको डेस्कटॉप से देखनी पड़ेंगी, मोबाइल से कंबाइन आती हैं। गुड हो गया। अब बस अगर आपको क्लिक्स आ रहे हैं इसमें से देखें, कोई मैसेज वगैरह भी कभी भी किसी टाइम आ सकता है, वो भी देखिए जरा। अफजल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। अफजल, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। अभी अभी मैं स्क्रीन देखिएगा, मैंने शेयर की है। सर इसमें ना, अभी वर्डप्रेस पे मैं काम कर रहा था तो ये अचानक से ये पॉपअप सा ओपन हो गया। अब दोबारा ये उस वेबसाइट पे नहीं जा रहा जहां पर पहले काम कर रहे थे ना, यानी कि उस पेज पर। उस पेज में नहीं जा रहा?
हाँ जी, ये देखिए ना, ये मैं इसको इंस्टॉल PHP को खत्म करके स्लैब ये जो खाली WP एडमिन तक है, ये मैं एड्रेस डाल रहा हूँ। ये जी, अच्छा, और इसको आपने कौन सा ट्रेनिंग किया था इस पे? हो गया सर ओपन। अभी देखिए अब मेरे डर से हो गया। ऐसे ही हुआ सर, उनका मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था, मैं इसका समझ तो नहीं होगा, ये ट्रिपल जॉब होस्ट की साइड पे ना बड़ा कुछ होगा, मतलब ये बहुत लिमिटेड से रिसोर्सेज दिए हैं इन्होंने यहाँ पे। सही हो गया। तो अच्छा सर, हमारा दूसरा काम मैंने ये होगा। पूछना था आपसे। जी, जी जी। मैंने ये पूछना था आपसे सर कि आपने वो जो अभी साइट में आया था ना, उसमें आपके हाँ पास जी। वो तकरीबन 5 टैब्स आ रही थी, 5 लिंक्स आ रहे थे। मेरे पास जी वहां जी। पर ना सिर्फ 3 लिंक्स आ रहे, 2 लिंक्स नहीं मेरे पास आ रहे हैं। तो वो क्या, किस वजह से कहाँ नहीं आ पे रहे कहाँ मुझे? पे कहाँ पे कहाँ पे बता रहे हैं? सर HTML इसके ऊपर ये जो मैप आपने दिया था ना, यहाँ से भी हमने ड्रॉ किया था HTML मैप को, हाँ जी। XML मैप को सॉरी, हाँ जी। ये हाँ जी। जहाँ से आप बता रहे थे ना, वहाँ वो क्या आ सर, रहे हैं? सर मेरे पास लिंक्स कम आ रहे हैं वहां पर। वहाँ आपने टैग यूज किए हैं पोस्ट में? हाँ जी, टैग्स यूज किए हैं सर। देखिए आपने दिखाएं मुझे जरा, साइट में आप दिखाएं, ऊपर जो फीचर्स में जाएं। एक मिनट सर। ग्राम इंशाल्लाह क्लिक्स भी आ जाएंगे यार। जहां से मर्जी पिक्चर लें, आपको रीनेम करना ही करना है पिक्सल से, जहां से मर्जी ली है आपने। ये देखें सर, ये एरर आ गया। साइट मैप अंडरस्कोर एक्सएमएल पेज नॉट फाउंड, ये आ जाएगा थोड़ी देर बाद, सही भी हो जाएगा। ठीक हो गया ये, अब यानी कि रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक अच्छी, ये डोमेन अगर अपनी है तो फिर कोई इशू नहीं आते मुझे। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं आता भाई, हम पैसे दे देते हैं उन चीजों के। सही हो गया। जिस चीज पे हम सर पैसे पे कर रहे हैं वहां पे ये चीज आएगी तो फिर हम उनको छोड़ेंगे? ठीक हो तो गया। वहां पे वो प्रॉपर टेक केयर करते हैं, ये तो फ्री रिसोर्सेज हैं, बल्कि हम पे एहसान कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए इस हाँ तरह जी, का सिस्टम। ठीक हो गया। और दूसरा सर, मुझे वो कैटेगरी वाला सीन समझ नहीं आया, मैंने आपसे, आपने बताया भी था, वो मैंने उसको करने की कोशिश कैटेगरी की में है। मैंने सिर्फ बताया है कि अपनी मल्टीपल जब पोस्ट होती हैं, और अब अगर हाँ जी, अगर आपने नहीं नहीं, वो समझ में आ गया है, लेकिन लगाना, अप्लाई कैसे करना, वो नहीं मुझसे अप्लाई हो रहा अभी तक ना। ये कैटेगरी में जाके जितनी मर्जी कैटेगरीज बना लें, अब ये ये एडिट हो सकती है। अनकैटेगराइज हुआ है। तो आप अब नाम इसका चेंज करके कुछ और रखना चाहते हैं रख लें, एडिट कर लें या क्विक एडिट कर लें, और नाम भी चेंज कर अच्छा दें, बस, और स्लैग भी चेंज कर सकते हैं जो स्लैश के बाद वाला पार्ट है। ठीक हो गया। हाँ जी। सही है इस तरह और भी बनाएगी या ये जो, फिर मैंने। ये जो सर अनकैटेगराइज में लिखा हुआ है, इसकी जगह जो भी मेरा आर्टिकल का नाम है वो आ जाएगा। नहीं नहीं, जिस टाइप के आर्टिकल आप पब्लिश कर रहे हो, जो मेन कैटेगरीज आपने रखनी है, जैसे ट्रैवल रख रहे हो, या जैसे मैंने एशिया रखा है, यूरोप रखा है, मैं उसके अलावा और या डिफरेंट कंट्रीज के नाम से मैं कैटेगरीज बना रहा हूँ, तो सर जो मेरे आर्टिकल आर्टिकल। है एनिमल्स के ऊपर है, तो वो एनिमल आ जाएगी कैटेगरी यहाँ पे। तो एनिमल्स, आप अब क्या डिस्कस कर रहे हो एनिमल्स का? मैंने लिखा आर्टिकल वर्ल्ड बेस्ट स्मार्ट डॉग ब्रीड्स। अब इस ब्लॉग के ऊपर सिर्फ एनिमल्स के लिखा करोगे आप? हाँ जी, इस पे फिर एनिमल के आ जाएगा। डिफरेंट एनिमल्स के बारे में या सिर्फ डॉग्स के बारे में? डिफरेंट एनिमल्स, स्पेसिफिकली तो डॉग्स ही हैं, क्योंकि या कैट्स, डॉग्स और कैट, क्योंकि हाँ, तो यूरोप आप में कैटेगरी बना लोगे, एक कैट्स की बना लोगे, एक डॉग्स की बना लोगे, जो जो आप एनिमल्स कवर कर रहे हो, तो एक बार कैटेगरी बन गई, तो दोबारा जी, फिर जितने आर्टिकल्स कैट्स के बारे में होंगे वो कैट में ऐड कर दोगे, जितने आर्टिकल्स डॉग्स के बारे में होंगे वो डॉग कैटेगरी में ऐड कर दोगे। तो अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी जैसे एनिमल्स की लेने, तो ये भी ठीक रहेगा सर। एनिमल्स ब्रॉड है ठीक है, लेकिन ये है कि डॉग कैट स्पेसिफिक ज्यादा बेटर है। सही। और ये जो स्लग में सर एन कैटेगराइज हुआ है, यहाँ पर हमारा जो ये स्लग आप चेंज कर लें, वो एनिमल्स। आएगा। एनिमल्स, हाँ एनिमल्स लिख लेना, ये वो पार्ट है जो स्लैश के बाद नजर आना है, स्लग। अच्छा, इसमें भी यानी कि एनिमल, इसमें वो वाला स्लग तो नहीं आएगा वो जो हमने ऑप्टिमाइज किया था? वही वही स्लग होता है ये, ए स्मॉल करें, ए कैपिटल ना करें, तो ये वही स्लग है। अगर ये दो वर्ड होते तो हम डैश लगाते बीच में। ठीक हो गया सर, तो इस हाँ तरह जी। इसको बस नेम नेम में कैपिटल ही होगा, जो स्लग है उसमें कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि स्लग तो स्लैश के बाद शो नहीं है जैसे वो पोस्ट की थी। तो ये
इंस्टॉल तो कर सकते हैं, यूज तो मैंने सर वो किया था। इंस्टॉल करें लेकिन एक्टिवेट ना करें। फिर एक्टिवेट करेंगे तो मीन्स दोनों टूल्स एट अ टाइम काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, एक दूसरे में को कंफ्लिक्ट कर सकते हैं। एक कह रहा है कि ऐसे काम एरर पॉपअप आई थी वहां पर विंडो, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया था। देखिए ना, एक टूल कह रहा है कि ये काम ऐसे करो, दूसरा कह रहा है नहीं इसको ऐसे करो, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो जब दो लोग एक ही बात डिसीजन ले रहे होंगे, एक ही आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो कंफ्लिक्ट आ सकता है। तो हो सकता है सर वो जो कंफ्लिक्ट वहां पर मेरे पास आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा उसी है। का आ रहा है, वो यही कह रहा होगा कि आपका पहले यूज्ड है तो ऑल इन वन को एक्टिवेट करो, इस तरह से बात बता रहे हो। ये ऑल इन वन, ये वाला नहीं, ऊपर वाला है ऑल इन वन एसईओ पैक। सॉरी मैंने गलती से कर दी। चलिए ठीक हो गया सर। ठीक है सर, मेरे बस यही क्वेरी थी आपके। जी वेलकम वेलकम। अच्छा जी, इसमें अब अल्मास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने आपको वो तस्वीर मैसेंजर पे भी भेजी थी, आपने देख ली थी। तो सर उस इशू को क्या करें अब? किसका किसका? सर रोमानिया आ रहा है मेरी लोकेशन पे। आपने किससे किया? फेसबुक से किया, ईमेल से किया, किससे साइन नहीं नहीं सर, वो जिस तरह आपने बताया था ना वैसे मैंने मेल लगा के तो वेरीफाई किया है, तो वो रोमानिया आ रहा है। आप एडिट हो रहा है वो? सेटिंग में जाके एडिट करें? नहीं नहीं सर, एडिट नहीं हो रहा वो। यार ये कैसे हो सकता है? मतलब आपने गूगल जो मेल है डायरेक्टली वो किया या सिंपल कॉपी पेस्ट करके ईमेल से साइन अप किया है? सर डायरेक्ट मैंने अपनी मेल खोल के तो वहां से वेरीफाई कर दिया। नहीं नहीं, जो जब साइन अप प्रोसेस आता है वहां पे ईमेल कॉपी पेस्ट की थी, या वो जो आ रहा होता है कि वाया गूगल जो है इसको करें आप, वो किया आपने? नहीं सर, वैसे कॉपी पेस्ट की थी। फिर आना नहीं चाहिए। सेटिंग चेक करो, उसकी प्रोफाइल सेटिंग और मेन सेटिंग जाके देखो, तो कंट्री चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करें और फिर देखते हैं। हाँ, और अगर फिर भी ना हुआ तो फिर हम बात कर लेंगे। हाँ, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि मैं रोमानिया कहाँ बैठा हूँ। बस देख लो आपको किधर पहुंचा दिया। आईपी तो नहीं लगा हुआ था रोमानिया का? नहीं सर, आईपी तो नहीं लगा। अच्छा, बस फिर वो आप करो, पूरी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करो, सेटिंग प्रोफाइल सब कुछ देख लो, कंट्री चेंज करने के लिए ऑप्शन। अगर फिर भी नहीं होता, उसके बाद सपोर्ट से मैसेज करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि भाई मेरा तो पाकिस्तान है, ये रोमानिया पिक हो रहा है यहाँ पे, तो इसको आप ठीक करें। जी ठीक है सर। सर मैं कह रहा था अभी इनिशियल मेरे पास एक और मेल है, तो मैं उस पर बना लूं? नहीं नहीं, अभी नहीं बनाए, फिलहाल ना बनाए। ठीक है, फिलहाल इसको कंप्लीट करें और देखें, अगर देखें सेटिंग में भी ऑप्शन आ रहा है तो। क्योंकि ये या तो वीपीएन हो या जीमेल का वो एरिया हो या फेसबुक का वो एरिया हो और आपने यूज किया हो, तो फिर कोई इस तरह से हो सकता था। अब वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, तो फिर एक बार फिल आउट करके सारी इन्फॉर्मेशन देखें और फिर देखते हैं इसको। जी ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। चलें जी, मेरा ख्याल है कि चलें। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला कल फिर 11:30 बजे बात होती है और हम नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और अब वीडियो में कोशिश करता हूँ आज लाइव हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।